सो हम लोग रिवीजन करेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर का। इट्स अ फास्ट ट्रैक रिवीजन, पढ़ाने वाला नहीं हूँ, तो ऐसे मैं समझना कि एक एक एवरी चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट है, जब भी आप सॉल्व करते समय यह ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग आज के सेशन में कवर करेंगे। ओके, सो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ये स्कीम कौन से कंपनी के ऊपर अप्लाई किया जाता है? फटाफट से बोलना, कौन से कंपनी के लिए अप्लाई किया जाता है? जो कंपनी, कौन सी कंपनी बेटा? लॉस मेकिंग कंपनी है। जो लॉस मेकिंग कंपनी होती है, उस लॉस मेकिंग कंपनी के ऊपर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम अप्लाई किया जाता है। उस लॉस मेकिंग कंपनी का दूसरा नाम क्या बेटा? सिक कंपनी। कौन सी कंपनी? सिक कंपनी। तो सिक कंपनी के ऊपर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम अप्लाई किया जाता है। अभी ये कैसे पता चले कौन सी कंपनी सिक है कि या नहीं है? ओके, तो उनके बैलेंस शीट को देख के ही आपको पता चलेगा ये कंपनी सिक कंपनी है क्या प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी है। जैसे क्वेश्चन है बेसिक केतन लिमिटेड वाला क्वेश्चन, उसमें आप देखोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको कहाँ पे मिलने वाला है? असेट साइड में मिलने वाला है। तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट के असेट साइड में, तो समझ लेना है कौन सी कंपनी बेटा? सिक कंपनी है। मतलब इंटर रिकंस्ट्रक्शन में जितने भी बैलेंस शीट दी जाती है, राइट, उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमेशा बैलेंस शीट के असेट साइड में ही दिखाई देगा। आपका मेन पर्पस क्या है? चैप्टर का मेन पर्पस है इस लॉस को क्या कर देना बेटा? राइट ऑफ कर देना, निकाल देना। ये चैप्टर का मेन पर्पस है, राइट। तो उसके लिए सर हमने स्टार्टिंग में जर्नल एंट्रीज देखा था। फास्ट एक जर्नल एंट्री रिकैप करते हैं, देन हम लोग बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन नहीं, पर इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट हम लोग डिस्कस करेंगे ईच एंड एवरी क्वेश्चन के। ओके, चलो, तो मुझे बताओ यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस कैसे बुक करेंगे बेटा? इफ एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो मेरे लिए प्रॉफिट है का लॉस है? प्रॉफिट। एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो मेरे लिए क्या बेटा? प्रॉफिट है। एसेट का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो मेरे लिए लॉस है। लायबिलिटी का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, लॉस है। लायबिलिटी का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, लॉस है। लायबिलिटी का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट है। एनी प्रॉफिट एनी लॉस, जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा वो कहां पे ट्रांसफर करना है बेटा? कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर करना है। कहां पे ट्रांसफर करना है? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन कहां पे जाएगा? डेबिट में जाएगा। प्रॉफिट हुआ, कैपिटल रिडक्शन कहां पे जाएगा? क्रेडिट में जाएगा। आर यू विद मी गाइस? ओके, तो मुझे बताओ ये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ये कौन सा अकाउंट है? एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के लिए आ सकता है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इज अ विच अकाउंट? द कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इज द नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? और नॉमिनल अकाउंट को रूल क्या कहता है बेटा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। लॉस हो रहा है, कैपिटल रिडक्शन डेबिट में डालेंगे। प्रॉफिट हो रहा है, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में डालेंगे। देखो ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में डेफिनेटली आएगा ही आएगा, कोई गुंजाइश ही नहीं कि आएगा क्या सम, तो सम आएगा ही। और ऑब्वियसली इसके ऊपर जर्नल एंट्री आता है, जर्नल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट, इसका ये मेन प्राइमरी है। और कभी कभी लीजर भी पूछा जाता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का, यस और नो। तो मुझे बताओ, जैसे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स है, आपके पास खुद के नोट्स रहेंगे तो ओपन करना, आपके पास रहेंगे तो लाए रहेंगे, लिखा नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीन के ऊपर देख लेना, फटाफट से क्विक रिकैप हो जाएगा। तो अभी जहां पे मैं ओल्ड बैलेंस शीट लिखता हूं, इसका मतलब क्या है? ओल्ड बैलेंस शीट मतलब जो बैलेंस शीट में वैल्यू है वो, उसको ओल्ड बैलेंस शीट कहते हैं। जो दी गई बैलेंस शीट होती है उसको हम लोग ओल्ड बैलेंस शीट कहते हैं। ओल्ड बैलेंस शीट में वैल्यू कितना बेटा? 10 लाख रुपीज है। और एडजस्टमेंट में एसेट का वैल्यू कितना बेटा? 12 लाख रुपीज है। मतलब 10 लाख से एसेट कितना हो गया? 12 लाख हो गया। तो कितने से इंक्रीज हुआ? 2 लाख से इंक्रीज हुआ। इफ एसेट 2 लाख से इंक्रीज हुआ तो आपके लिए प्रॉफिट है का लॉस है? प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट है तो कैपिटल रिडक्शन कहां पे जाएगा? एसेट का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, आपके लिए बेटा प्रॉफिट है। प्रॉफिट हो गया तो कैपिटल रिडक्शन कहां पे जाने वाला है? क्रेडिट साइड। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। प्रॉफिट है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कहां पे जाएगा? क्रेडिट में जाएगा। डेबिट साइड में जिस एसेट की वजह से प्रॉफिट हो रहा है वो एसेट वहां पे डेबिट मार देना है। एंट्री क्या आएगा? एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू 10 लाख रुपीज है और न्यू वैल्यू कितना बेटा? 8 लाख है। सो एसेट 10 लाख से कितना हो गया? 8 लाख हो गया। तो एसेट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है कि एसेट का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है? तो डिक्रीज कितने से हो रहा है बेटा? 2 लाख। इफ एसेट का वैल्यू 2 लाख से डिक्रीज हो रहा है तो आपके लिए प्रॉफिट का लॉस है? लॉस है। तो लॉस है तो कैपिटल रिडक्शन कहां पे जाएगा? डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में क्या आएगा? एसेट। एंट्री क्या बनेगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। उसके बाद क्या है? अपवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। सो लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है कैसे सर? सर बैलेंस शीट में वैल्यू है 10 लाख, ओके, एडजस्टमेंट में वैल्यू लिखा 12 लाख। सो एसेट 10 लाख से कितना हो रहा है बेटा? 12 लाख हो रहा है। कितने से इंक्रीज हो रहा है? 2 लाख से इंक्रीज हो रहा है। लायबिलिटी 2 लाख से इंक्रीज हो रहा है तो आपके लिए प्रॉफिट का लॉस है? लॉस। लॉस है तो कैपिटल रिडक्शन कहां पे जाना चाहिए? डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में क्या आएगा? लायबिलिटीज। व्हाट इज द एंट्री? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। आपको पहले पोजीशन किसका फिक्स करना है बेटा?
कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का पोजीशन फिक्स करना है। एक बार वो पोजीशन फिक्स हो गया तो डेबिट क्रेडिट आप एडजस्ट कर सकते हो। जिस एसेट की वजह से, जिस लायबिलिटी की वजह से आपको प्रॉफिट लॉस आ रहा है, वही आपको डेबिट क्रेडिट करना है। पहले आपको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट फिक्स करना है, वो डेबिट में लिखना चाहिए क्या क्रेडिट में लिखना चाहिए, उस हिसाब से आपको क्या करना है बेटा, चेंज करना है। उसके बाद डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। सो लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो आपके लिए प्रॉफिट है का लॉस है, तो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट तो कैपिटल रिडक्शन कहां पे जाएगा, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में क्या आएगा, लायबिलिटी। व्हाट इज द एंट्री, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। उसके बाद आएगा नंबर 2 एसेट सोल्ड। क्या बेटा, एसेट सोल्ड। देखो एसेट सोल्ड करने के बाद एक तो प्रॉफिट होगा, नहीं तो लॉस होगा, नहीं तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो पहला एंट्री है 2 लाख की एसेट है, 2 लाख की एसेट से हमने सेल कितने में किया, 2 लाख में सेल किया। तो 2 लाख की एसेट आप जब 2 लाख में सेल करोगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, है ना। तो 2 लाख की एसेट है, 2 लाख में सेल किया, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो क्या आ रहा है, क्या जा रहा है बेटा, कैश आ रहा है, एसेट जा रहा है। क्या बेटा, कैश आ रहा है, एसेट जा रहा है। व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन। व्हाट गोज आउट, एसेट गोज आउट। व्हाट इज द एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट। जो एसेट जा रहा है उस एसेट का नाम लिखना। हमेशा याद रखना कैश अकाउंट के उधर कौन सा वैल्यू लिखना बेटा, सेल वैल्यू। ओके, जिस एसेट में जो जिस वैल्यू में आपने बेचा रहेगा वो वैल्यू आप लिखोगे, और एसेट के इधर कौन सा वैल्यू लिखोगे बेटा, बुक वैल्यू। तो एंट्री क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट। नेक्स्ट बी पॉइंट क्या है, देखो क्या लिखा है बी पॉइंट, बैलेंस शीट में वैल्यू है 2 लाख रुपीज, सेल कितने में किया, 2 लाख 20। सो 2 लाख की एसेट है, आप 2 लाख 20 में बेच रहे हो, 2 लाख की एसेट 2 लाख 20 में बेच रहे हो, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है क्या लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20,000। तो कैश इज कम्स इन हाउ मच, 2 लाख 20। यस और नो, एसेट इज गोज आउट हाउ मच, 2 लाख, है ना। तो मुझे प्रॉफिट कितने का होगा बेटा, प्रॉफिट होगा 20,000 का। सब लोग मेरे साथ हो, ओके। उसके बाद क्या है, एसेट सोल्ड। तो 2 लाख की एसेट है, हमने 1,90,000 में बेचा, 2 लाख की एसेट आप 1,90,000 में बेचोगे, 10,000 क्या होगा, लॉस होगा। लॉस होगा तो कैपिटल रिडक्शन कहां पे जाएगा, डेबिट साइड। क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कैश आ रहा है, एसेट जा रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट। एसेट की कीमत कितना बेटा, 2 लाख, सेल कितने में किया, 1,90,000, तो लॉस कितने का हुआ, 10,000। सब लोग मेरे साथ हो, ओके। फिर आता है सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी। सेटलमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, पेड। सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, आप लायबिलिटी पेड कर रहे हो। लायबिलिटी पेड करो मतलब पैसा आएगा कि जाएगा, जाएगा, है ना। लायबिलिटी पेड करोगे, पेड मतलब पैसा जाने वाला है, तो पैसे जाने वाले तो बैंक क्या होने वाला है, क्रेडिट होने वाला है। अरे यस और नो, राइट। और जिसको जाएगा उसका नाम, अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, क्रेडिटर्स टू बैंक। अपने बिल्स पेबल को पेमेंट किया, बिल्स पेबल टू बैंक। अपने बैंक ओवरड्राफ्ट पेड किया, बैंक ओवरड्राफ्ट टू बैंक। अपने डिबेंचर को पेमेंट किया, डिबेंचर टू बैंक। अरे क्लियर, आपको पोजीशन फिक्स करनी, पैसा जा रहा है, जो लायबिलिटी जा रहा है उसका नाम आपको ऊपर लिख देना है। लायबिलिटी के इधर कौन सा वैल्यू लिखना है बेटा, बुक वैल्यू। कौन सा वैल्यू, और बैंक के इधर कौन सा वैल्यू, पेड वैल्यू। कौन सा वैल्यू, पेड वैल्यू। उसके बाद सेटलमेंट एट अ प्रॉफिट। देखो यहाँ पे 2 लाख की लायबिलिटी थी, 2 लाख पे किया, नो प्रॉफिट नो लॉस। यहाँ पे 2 लाख की लायबिलिटी है, पेड कितना किया, 1,80,000। अरे 2 लाख के बदले में 1,80,000 पे किया, तो कितना हमने कम पे किया, 20,000। तो 20,000 कम पे किया तो मेरे लिए प्रॉफिट है का लॉस है, प्रॉफिट है। तो देखो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट कितना, 2 लाख, पैसा कितना जा रहा है, 1,80,000, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20। जो 20 प्रॉफिट हो रहा है कहां पे ट्रांसफर करोगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। उसके बाद क्या है, सेटलमेंट ऑफ, सेटलमेंट एट अ लॉस। देखो देना था कितना, 2 लाख, दिया कितना, 2,22,000। एक्स्ट्रा कितना दिया, 20,000। जो 20,000 आपने एक्स्ट्रा दिया है वो आपके लिए प्रॉफिट का लॉस है, लॉस। देखो बैंक के इधर पेड वैल्यू कितना पेड किया, 2,20,000। पे कितना करना चाहिए था, 2 लाख। जो एक्स्ट्रा पे किया वो आपके लिए क्या बन जाएगा बेटा, लॉस बन जाएगा। सिंपल है, आपको ये एक एंट्री याद रखनी है, लायबिलिटी टू बैंक, प्रॉफिट हो रहा है कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में डालो, लॉस हो रहा है कैपिटल रिडक्शन डेबिट में डालो। आर यू विद मी गाइस, चलो मेरे साथ हो। उसके बाद नेक्स्ट क्या बेटा, अनरिकॉर्डेड एसेट। क्या बेटा, जोर से बोल, क्या, सो अनरिकॉर्डेड एसेट रिकॉर्ड करना बेटा। ऐसी एसेट जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं है, आपको बैलेंस शीट में ढूंढ के नहीं मिलेगा, आपको वो एडजस्टमेंट में लिख के आएगा। बैलेंस शीट देखो, ओल्ड बैलेंस शीट में लिखा ही नहीं है, वो कहां पे रहेगा, एडजस्टमेंट में रहेगा कि लैंड एंड बिल्डिंग इज नॉट रिकॉर्डेड। तो लैंड एंड बिल्डिंग इज नॉट रिकॉर्डेड, तो रिकॉर्ड करो। प्लांटर मशीन इज नॉट रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड करो। अरे ऐसा नो, जब भी आप एसेट रिकॉर्ड करोगे तो एसेट साइड क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जब एसेट साइड इंक्रीज होगा तो आपके लिए प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, अरे जोर से बोल, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट होगा तो कैपिटल रिडक्शन कहां पे जाएगा, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में उस एसेट का नाम लिख देना, अरे यस नो। तो अनरिकॉर्डेड एसेट मतलब एसेट का नाम, लैंड एंड बिल्डिंग रिकॉर्ड नहीं है, आपने रिकॉर्ड कर दिया तो एसेट साइड बढ़ गया, एसेट साइड बढ़ गया तो आपके लिए प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में क्या आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग, तो एंट्री क्या आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू एसेट। मैंने बोला सर डेटर इज नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अच्छा डेटर रिकॉर्ड नहीं है, डेटर पहले पता होना चाहिए, डेटर ये क्या है, एसेट है, और वो पता नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे क्लियर, तो डेटर ये एसेट है, ये पता होना चाहिए
चाहिए पहला, राइट। तो डेटर एसेट है तो असेट साइड रिकॉर्ड करना है। जैसे मैं असेट साइड रिकॉर्ड करूंगा असेट साइड इंक्रीज होगा, असेट साइड इंक्रीज होगा आपको प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा मतलब कैपिटल रिडक्शन। क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में उस एसेट का नाम लिख देना है। क्लियर। उसके बाद क्या बेटा, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रिकॉर्डेड, ऐसी लायबिलिटी जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं है वो लायबिलिटी आप क्या कर रहे हो बेटा, रिकॉर्ड कर रहे हो। ऐसी लायबिलिटी जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं है वो लायबिलिटी आप रिकॉर्ड करोगे तो क्या होने वाला है, तो ऑब्वियसली लायबिलिटी आप रिकॉर्ड करोगे तो लायबिलिटी साइड बढ़ने वाला है, लायबिलिटी साइड बढ़ेगा तो आपको क्या होगा, लॉस होगा, लॉस होगा तो कैपिटल रिडक्शन कहां पे जाएगा, डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में क्या आएगा, उस लायबिलिटी का नाम, व्हाट इज द एंट्री, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। समझो एग्जाम में आ गया डिबेंचर इज नॉट रिकॉर्डेड तो रिकॉर्ड करो। अच्छा डिबेंचर रिकॉर्ड नहीं है तो ये पता होना चाहिए डिबेंचर क्या है, लायबिलिटी है। अब ये पता नहीं है तो दिक्कत है। अरे क्लियर। तो डिबेंचर ये लायबिलिटी है तो लायबिलिटी है तो कहां पे लिखना चाहिए, लायबिलिटी बढ़ रहा है तो आपका लॉस हो गया, कैपिटल रिडक्शन डेबिट में डाल दिया, क्रेडिट साइड में डिबेंचर का नाम लिख दिया। अरे क्लियर। जो एसेट रिकॉर्ड नहीं है वो एसेट का नाम लिख देना है, सिंपल। पहले प्रॉफिट लॉस से कैपिटल रिडक्शन की जगह फिक्स कर लो, उसके सामने उस एसेट का नाम लिख दो, खत्म। उसके बाद क्या बेटा, अनरिकॉर्डेड एसेट सोल्ड, ऐसी एसेट जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं है वो एसेट आपने बेच दे तो क्या हो जाएगा, ऐसी एसेट जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं है वो एसेट आप बेचोगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पैसा, देखो सेल किया मतलब पैसा आएगा, ओके, सोल्ड किया पैसा आएगा, पेड किया पैसा जाएगा, इतना तो दिमाग में आना चाहिए। तो सोल्ड किया तो पैसा आने वाला है बैंक अकाउंट डेबिट, और जो पैसा आएगा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ऐसे बहुत सारे एडजस्टमेंट इसके ऊपर है, अनरिकॉर्डेड एसेट सोल्ड एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड। देखो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड है, पेड मतलब पैसा जाने वाला है, और जब पैसा जाएगा तो आपके लिए क्या होगा बेटा, नुकसान होगा, कैपिटल रिडक्शन कहां पे जाएगा, डेबिट साइड। इसमें एक फेमस एडजस्टमेंट है, अरियर्स ऑफ प्रेफरेंशियल डिविडेंड पेड, आता ही आता है एग्जाम, ईच एंड एवरी एग्जाम में वो फिक्स एडजस्टमेंट है, ओके। ऐसा अरियर्स ऑफ प्रेफरेंशियल डिविडेंड एक तो वेव्ड हुआ नहीं तो पेड हुआ, है ना। अनरिकॉर्ड लायबिलिटी वेव्ड एंड अनरिकॉर्ड लायबिलिटी पेड, है ना। तो अरियर्स ऑफ प्रेफरेंशियल डिविडेंड, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी भी बार बार आता है, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी वेव्ड एंड कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी पेड। अरे याद है ना, पढ़ाई किया रहेगा तो याद रहेगा, फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हो तो सब नया आपके लिए, राइट। तो मुझे बता, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड, पेड मतलब पैसा जाने वाला है टू बैंक, और जो पैसा जाएगा आपके लिए क्या होगा, नुकसान होगा। पर सर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी वेव्ड, ऐसी लायबिलिटी जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं है, मतलब बैलेंस शीट के फुट नोट में है, और वो लायबिलिटी क्या हो रहा है बेटा, वेव्ड हो रहा है, तो उसका एंट्री क्या होगा, नो एंट्री। ये भी बहुत बार आता है बेटा, अरियर्स ऑफ प्रेफरेंशियल डिविडेंड ही एग्जांपल है। अरियर्स ऑफ प्रेफरेंशियल डिविडेंड बैलेंस शीट के कहां पे होता है, लायबिलिटी साइड में होता है। कुछ बंदे बोल रहे हैं कि सर दिखाओ दिखाओ कैसे दिखता है, वो दिखाता हूं, यहां पे देखना है मेरे पास। जैसे बैलेंस शीट है पैरामाउंट लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें लिखा देखो, अरियर्स ऑफ प्रेफरेंशियल डिविडेंड इज इन अरियर फॉर 3 इयर्स। अब ये कौन सी लायबिलिटी है, रिकॉर्डेड है क्या अनरिकॉर्डेड है। कुछ पब्लिक को वो भी समझ में नहीं आता, सर क्या बोल रहा है रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड। अरे बैलेंस शीट के नीचे मतलब क्या, अनरिकॉर्डेड, बैलेंस शीट के अंदर मतलब क्या बेटा, रिकॉर्डेड। अरे क्लियर। अब ये कौन सी लायबिलिटी है, रिकॉर्डेड है क्या अनरिकॉर्डेड है, अनरिकॉर्डेड है। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी समझो वेव्ड हो रहा है, मतलब ऐसी लायबिलिटी जो बैलेंस शीट के अंदर है ही नहीं और वो माफ हो रही है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। प्रॉफिट लॉस कभी होगा, ऐसी लायबिलिटी जो बैलेंस शीट के अंदर है। अरे समझ में आ रहा है, क्लियर। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी वेव्ड, नो एंट्री। पर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आपने पेड किया, ऐसी लायबिलिटी जो रिकॉर्ड नहीं है पर आप पेड कर रहे हो, पेड करो मतलब आपके जेब से पैसा जा रहा है, और जेब से पैसा जा रहा है तो टू बैंक तो आएगा ही ना, और जो जाएगा वो आपके लिए टोटली क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इस कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक। इज इट क्लियर गाइस। उसके बाद क्या बेटा, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पेड, क्या बेटा, सो रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पेड, एक्सपेंस पेड का एंट्री क्या आता है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्या एंट्री आता है। तो एनी एक्सपेंस, एनी लॉसेस, एनी इनकम, एनी गेन इज ट्रांसफर टू विच अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। यहाँ पे एक ही फेमस अकाउंट है, कौन सा, कैपिटल रिडक्शन। तो एक्सपेंस के बदले में क्या बोलोगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक। आर यू विथ मी गाइस, ओके। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इनटेंजिबल एसेट एंड फिक्टिशियस रिटर्न ऑफ, ऐसी एसेट जो बैलेंस क्या है बेटा, इनटेंजिबल है और फिक्टिशियस एसेट है। सर फिक्टिशियस एसेट क्या क्या होता है, सर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, अंडरराइटिंग कमीशन, ये सारे कौन होते हैं बेटा, फिक्टिशियस एसेट होते हैं। ये आप क्या करो, रिटर्न ऑफ करो, रिटर्न ऑफ करो मतलब निकाल दे रहे हो, राइट। आप बैलेंस शीट के असेट साइड में से इंटेंजिबल एसेट और फिक्टिशियस एसेट को निकाल दोगे तो आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, लॉस होगा। इनडायरेक्टली आप एसेट निकाल दे रहे हो बेटा, आप एसेट निकालोगे तो आपको लॉस होगा, लॉस होगा तो कैपिटल रिडक्शन कहां पे जाएगा, डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में क्या आएगा, इंटेंजिबल एसेट और फिक्टिशियस एसेट। एंट्री क्या बनेगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इंटेंजिबल एसेट एंड
फिक्टिशियस एसेट। अरे इज इट क्लियर? दिस आर द बेसिक एंट्री जो एग्जाम में आता है। ओके बेसिक मतलब सारे सम में ये तो रहेगा ही, रहने वाला है। उसके बाद ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, ये थोड़ा बड़ा टास्क होता है अंडरस्टैंड करना। मतलब शेयर कैपिटल का जो ऑल्टरेशन है, ओके उधर ही बच्चे गड़बड़ करते हैं। रिडक्शन ऑफ पेड अप वैल्यू, रिडक्शन ऑफ फेस वैल्यू, रिडक्शन ऑफ पेड अप वैल्यू, फेस वैल्यू बोथ, राइट? यहां पे ही गड़बड़ होता है। पर मुझे ऐसे नहीं लगता कि एसेट लायबिलिटी में कोई रिवैल्यूएशन में दिक्कत आ सकती है। वो तो सिंपल है ना, कंपेरिजन बचपन में सीखा है, 10 लाख है 12 लाख हो गया तो वैल्यू बढ़ गया। हेलो, इतना तो आना चाहिए कॉमर्स के बच्चे, राइट? ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल में पहला है इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर। अभी इशू ऑफ शेयर भी पढ़ाने जैसा कुछ नहीं है बेटा। शेयर आप इशू करोगे, क्या आएगा क्या जाएगा, पैसा आएगा शेयर जाएगा, है ना? तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आपने कौन सा इक्विटी शेयर इशू किया तो इक्विटी शेयर, अपने प्रेफरेंशियल इशू किया तो प्रेफरेंस शेयर, अपने डिबेंचर इशू किया तो डिबेंचर। अभी देखो 10 रुपए फेस वैल्यू, इशू प्राइस कितना बेटा 10 रुपीज का शेयर है, 10 रुपीज में इशू किया तो 10 रुपीज का शेयर है, 10 रुपीज में इशू किया मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। अरे यस और नो, राइट? यहाँ पे कुछ प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा है। तो 10 रुपए आ गया, 10 का शेयर चला गया। सर 10 रुपए का शेयर है, 12 रुपीज में इशू कर रहा हूं तो 10 रुपए का शेयर है, 12 रुपीज में इशू कर रहा हूं। एक्स्ट्रा कितना ले रहा हूं बेटा 2 रुपीज। जो एक्स्ट्रा 2 रुपीज ले रहा हूं उसको क्या कहेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम कहेंगे। क्या कहेंगे? तो इसका एंट्री कैसे आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट, हाउ मच अमाउंट 12,000। शेयर कितने का जा रहा है 10 रुपया, प्रीमियम कितने का ले रहा हूं 2 रुपीज। अरे यस और नो, राइट? तो उसको सिक्योरिटी प्रीमियम कहते हैं, कैपिटल प्रॉफिट इसलिए, राइट? तो ये पैसा आ रहा है। हमेशा याद रखना बैंक के इधर कौन सा वैल्यू इशू प्राइस, ओके शेयर कैपिटल कौन सा वैल्यू फेस वैल्यू, डिफरेंस कहां पे जाएगा? प्रीमियम में जाएगा। सो 10 रुपए का शेयर है 8 रुपीज में इशू कर रहा हूं। सो 10 रुपए का शेयर है 8 रुपीज में इशू कर रहा हूं, मतलब नुकसान कितने का हो रहा है? 2 रुपीज का नुकसान हो रहा है। तो 2 रुपए का नुकसान हो रहा है तो देखो ना पैसा कितने का आया बेटा 8 रुपीज, शेयर कितने का 10 रुपया, 2 रुपया नहीं मिला। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आर यू क्लियर? आर यस और नो? ओके उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑल्टरेशन वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट्स। क्या बेटा? वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट्स। शेयर होल्डर राइट्स मतलब रेट ऑफ डिविडेंड चेंज हो रहा है या उसके फीचर्स को चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे पहला है रिडक्शन इन रेट ऑफ डिविडेंड। बैलेंस शीट में है 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल कैपिटल ऑफ ₹100 ईच। हमने और एडजस्टमेंट में आ रहा है रेट ऑफ प्रेफरेंशियल रिड्यूस टू 8 रुपीज। देखो पुराना रेट ऑफ डिविडेंड कितना परसेंट है? 10%। नया कितना बेटा? 8%। देखो यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पे पेड अप वैल्यू फेस वैल्यू कुछ चेंज नहीं हो रहा। पहले 10% वाला प्रेफरेंस शेयर था, उसके बदले में हम लोग 8% वाला प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा? ओनली एक्सचेंज करूंगा, पुराने शेयर लूंगा उसके बदले में नया शेयर दूंगा। तो व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, तो 10% शेयर कम्स इन एंड 8% शेयर गोज आउट। तो व्हाट इज द एंट्री? 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। आर क्लियर? यहाँ पे ओनली क्या चेंज हुआ है? रेट ऑफ डिविडेंड। ओके पुराने शेयर ले रहा हूं उसके बदले में नया शेयर दे रहा हूं। यहां पे चेंज फ्रॉम क्यूमुलेटिव टू नॉन क्यूमुलेटिव। देखो रेट ऑफ डिविडेंड को सेम पकड़ा, पुराने शेयर भी 10% है, नए शेयर भी 10% है। पर पुराना शेयर क्या बेटा? क्यूमुलेटिव है और नया शेयर कौन सा है? नॉन क्यूमुलेटिव है। पुराना शेयर ले रहा हूं 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और नया शेयर दे रहा हूं 10% नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। आर यू विथ मी गाइस? ओल्ड शेयर कम्स इन, न्यू शेयर गोज आउट। यहां पे देखो वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं बेटा, पुराना शेयर भी 100 का है, नया भी शेयर 100 का, इसलिए कोई प्रॉफिट लॉस यहां पे बुक नहीं हुआ। अरे क्लियर? 100 के बदले में 100 का शेयर ही दे रहा हूं, 100 के बदले में 80 का शेयर दे रहा हूं तो 20 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। यहाँ पे 100 के बदले में 100 दे रहा हूं, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है। चलो मेरे साथ हो। फिर हम लोग को पढ़ना है कैपिटल रिडक्शन, दैट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कैपिटल रिडक्शन, यही पहला ही एडजस्टमेंट ये होता है बेटा। हमेशा ईच एंड एवरी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन में पहली जो एडजस्टमेंट होती है वो इक्विटी शेयर के ऊपर होती है, प्रेफरेंस शेयर के ऊपर होती है। और पहले 2 एडजस्टमेंट में वो लोग आपको गोली मार देते हैं, बाकी हम लोग बोलते हैं अभी करेंगे ही नहीं सब, है ना? बाकी पे एंट्री बहुत इजी होती है, मतलब एसेट लायबिलिटी रिवैल्यूएशन का होता है, पर वहां तक जाने का मूड ही नहीं होता बिकॉज पहली एडजस्टमेंट हम लोग को नहीं आ रहा है ना? तो ये एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको समझ में आ गया तो समझ लेना कि पूरा चैप्टर आपके कंट्रोल में आ गया। यस और नो? ओके तो पहला क्या? रिडक्शन इन पेड अप कैपिटल। व्हाट बेटा? रिडक्शन इन पेड अप कैपिटल। मेरे साथ रहना, ओके? फक्त ऐकून असं झोपू नका। ओके सो रिडक्शन इन पेड अप कैपिटल रिवीजन है, इसलिए थोड़ा स्पीड पकड़ना पड़ेगा बिकॉज मैक्सिमम पार्ट मुझे कव्हर करना है। ओके पहिले स्लो स्पीड का पहिले लेक्चर ते हळूहळू, चला आज झालं, चला घरी चला, एवढं झालं, उद्या बघूया आपण, है ना? तो आज जरा स्पीड है, ओके? तो स्पीड के साथ कॉप अप करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं समझे तो बोल देना, तो वापस मैं रिवाइज कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो रिडक्शन इन पेड अप कैपिटल, तो ये ओल्ड बैलेंस शीट है। हमेशा आपको फोकस किसके ऊपर रखना है? प्रॉफिट लॉस होने के लिए, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये आपको देखने के लिए आपका फोकस होना चाहिए पेड अप कैपिटल के ऊपर। किसके ऊपर? अरे जोर से बोल, किसके ऊपर?
वेरी गुड, आपका फोकस होना चाहिए पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल में चेंजेस हो गया तो ही आपको प्रॉफिट लॉस होने वाला है, और हमेशा इस ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट ही होता है बेटा, हमेशा याद रखना। जब इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर का एडजस्टमेंट आएगा उसमें कभी लॉस होगा ही नहीं, ओनर है बेटा वो, है ना, वो खुद के शेयर कम ही करेगा, वैल्यू कम ही करेगा, तो इस ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट ही होने वाला है, पेड अप वैल्यू हमेशा डिक्रीज ही होने वाला है। अरे गेट इट माय पॉइंट, ओके, लॉस तो होने वाला नहीं इस ट्रांजेक्शन में, तो पेड अप वैल्यू के ऊपर फोकस होना चाहिए, ओके। और सर्टिफिकेट एक्सचेंज कभी होगा, मतलब ना एक्सचेंज में बोलता था ओल्ड शेयर कम्स इन न्यू शेयर गोज, ये कभी होगा बेटा जब फेस वैल्यू चेंज हुआ। क्या होगा? जब फेस वैल्यू चेंज होगा तो ही आपको शेयर सर्टिफिकेट एक्सचेंज करना है, पुराने शेयर लेने हैं, उसके बदले में नया शेयर देना है। मैंने 10 रुपए का नोट भी बताया था आपको, वो फेस वैल्यू होता है। अभी 10 रुपए का नोट है, उसको 0 लगा दिया तो आप 0 लगा दोगे तो 100 नहीं बन जाएगा। अरे क्लियर, आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा। अरे गेट इट माय पॉइंट। तो मुझे होता है एक्सचेंज कभी होगा व्हेन देयर इज ए चेंज इन अ फेस वैल्यू। किसमें बेटा? जब फेस वैल्यू में चेंज होगा तो ही जाके आपको शेयर सर्टिफिकेट एक्सचेंज करना है, अदरवाइज एक्सचेंज करना नहीं है। अरे क्लियर, ओके। पेड अप वैल्यू रिड्यूस होगा तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस होगा। पर बच्चे इसमें भी गड़बड़ करते हैं, बाय और टू में, बचपन में सीखा है तो भी डिग्री में आके गड़बड़ करते हैं। ओके, बाय और टू पता नहीं, ये छोटा वर्ड है पर बहुत काम का है इंटर रिकंस्ट्रक्शन में। रिड्यूस बाय टू, अभी रिड्यूस बाय टू का मतलब क्या? प्रॉफिट कितने का हुआ बेटा वो बताओ। रिड्यूस बाय टू, इक्विटी शेयर रिड्यूस बाय 2, 2 रुपए से कम हो गया तो प्रॉफिट कितना बुक करना है? 2 रुपीज बुक करना है। मतलब बाय वर्ड रहेगा तो जो बोला है वही आपका प्रॉफिट है। अरे क्या बोल रहा, समझ में आ रहा है ना? ये मैं बोलूंगा किसको पता चलेगा? जिसको टॉपिक थोड़ा सा पढ़ा है, थोड़ा सा पढ़ा है, ऐसे बोल रहा हूं मैं। जिसने कुछ भी नहीं है, फर्स्ट ही लेक्चर है सर आज, तो दिक्कत हो सकती है, वो आगे पता चलेगा मैं क्यों बोल रहा था। अरे क्लियर, ओके। रिड्यूस बाय 2 मतलब 2 रुपए का प्रॉफिट है। रिड्यूस टू 2, अभी रिड्यूस टू 2 समझो, मैं बोलूंगा फेस वैल्यू 10 रुपीज है, रिड्यूस टू 2 रुपीज तक हो गया तो प्रॉफिट कितने का हुआ बेटा? 8। सिंपल सी बात है, एग्जाम में 2 आ गया तो डिफरेंस लेना है, और बाय आ गया जो दिया है वही लेना है। अरे बराबर ना? अरे यस और नो? ओके, तो मुझे 2 आ गया तो क्या लोगे? प्रॉफिट, डिफरेंस वाला प्रॉफिट लोगे, और बाय आ गया तो जो वैल्यू दिया है वही वैल्यू लोगे। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? यस और नो? पक्का? जाएंगे आगे? ओके, चलो तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो क्या लिखा है देखो यहाँ पे, रिडक्शन इन पेड अप कैपिटल, ये ओल्ड सर्टिफिकेट है, ये न्यू सर्टिफिकेट। न्यू कहां पे मिलेगा? ये एडजस्टमेंट में मिलेगा मुझे। तो लिखा है फेस वैल्यू 10 रुपीज, पेड अप वैल्यू 10 रुपीज, शेयर फुल्ली पेड अप है। यहाँ पे फेस वैल्यू 10 रुपीज, ये नया वैल्यू कैसे आया? लिखा देखो, रिडक्शन इन व्हाट? रिडक्शन इन पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल ओनली रिड्यूस हो रहा है बेटा। कितना था पहला पेड अप कैपिटल? 10। अभी नया कितने से रिड्यूस हुआ? इज रिड्यूस बाय, बाय वर्ड लिखा है ना बेटा, रिड्यूस बाय 2, मतलब पहले था 10 रुपए से 2 रुपए कम हो गया तो वैल्यू कितना बना? 8। सब लोग मेरे साथ हो? और लिखा नो चेंज इन फेस वैल्यू, फेस वैल्यू रिमेन सेम। देखो फेस वैल्यू सेम है तो शेयर सर्टिफिकेट एक्सचेंज करने की जरूरत है कि नहीं है? नहीं है। तो यहाँ पे ओनली प्रॉफिट बुक करना है। अभी ना कुछ बच्चे बोलते सर अभी कैसे पता चलेगा प्रॉफिट लॉस है? मुझे बताओ ये क्या है? इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर है क्या? इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर ये लायबिलिटी है, और लायबिलिटी रिड्यूस हो रहा है, ऐसे पढ़ना, लायबिलिटी रिड्यूस। तो लायबिलिटी रिड्यूस तो आपके लिए क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट हो जाएगा तो कैपिटलाइजेशन कहां पे जाएगा? क्रेडिट साइड। फिर किसकी वजह से हुआ उसका नाम लिख देना, इक्विटी तो इक्विटी, प्रेफरेंस तो प्रेफरेंस। आर यू में गाइस? सब लोग मेरे साथ हो? राइट, वापस बता रहा हूं, जो पेड अप वैल्यू रिड्यूस होता है वो आपके लिए प्रॉफिट होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्या बेटा? रिडक्शन इन फेस वैल्यू, पेड अप वैल्यू बोथ। यहाँ पे दोनों भी चेंज हो रहा है सर। फेस वैल्यू 10 रुपीज है, पेड अप वैल्यू 10 रुपीज, शेयर क्या बेटा? फुल्ली पेड अप है। देखो यहाँ पे शेयर हमने क्या किया? फुल्ली पेड अप का कन्वर्जन किसमें किया बेटा? पार्टली पेड अप में किया। ये क्या? फेस वैल्यू 10 रुपीज, पेड अप वैल्यू भी 10 रुपीज। न्यू वैल्यू कैसा है? एडजस्टमेंट में लिख के आया, रिडक्शन ऑफ व्हाट? रिडक्शन ऑफ फेस वैल्यू एंड पेड अप वैल्यू बाय 2। और बाजू में क्या लिखा बेटा? फुल्ली पेड अप। मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारा फेस वैल्यू और पेड अप वैल्यू दोनों कितने से रिड्यूस हो रहा है? 2 रुपीज। तो पुराना कितना था? 10, तो रिड्यूस बाय 2 है तो कितना हो गया? 8। पुराना कितना था? 10, रिड्यूस बाय 2 हो गया मतलब कितना हो गया? 8। और देखो ना फुल्ली पेड अप हो गया ना, ये पहला भी शेयर फुल्ली पेड अप था, चेंज होके भी क्या बेटा? फुल्ली पेड अप है। अभी एंट्री कैसे पास करना वो देखना। तो मुझे देखो पेड अप वैल्यू 10 से कितना हुआ? 8। तो दिमाग इतना कह रहा है पेड अप वैल्यू कम हो रहा है मतलब प्रॉफिट बुक करना चाहिए। कितने का प्रॉफिट बुक करना चाहिए? 2 रुपीज का। तो प्रॉफिट मैंने बुक किया 2 रुपीज का। सब लोग मेरे साथ हो? फिर सोचना कि यहाँ पे शेयर सर्टिफिकेट एक्सचेंज करेंगे क्या, तो उसको क्या देखना है? फेस वैल्यू देखना है। फेस वैल्यू पुराना कितना था? 10, नया कितना है? 8। तो यस करना पड़ेगा। ओल्ड शेयर कितने का? 8, 10, नया शेयर कितने का? 8। तो एंट्री क्या बना? ओल्ड शेयर कैपिटल टू न्यू शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन।
सब लोग मेरे साथ हो। उसके बाद है रिडक्शन इन फेस वैल्यू ओनली। क्या बेटा? रिडक्शन इन फेस वैल्यू ओनली। देखो पेड अप वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, मतलब इस ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट बुक नहीं करना है, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ही नहीं रहेगा। अरे क्लियर हो गया? पेड अप वैल्यू रिड्यूस होने के बाद ही कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आने वाला है। देखो पुराना फेस वैल्यू कितना है? 10 हो गया, और लिखा क्या है? पुराना फेस वैल्यू 10 और पेड अप वैल्यू है 8, मतलब पुराना ही शेयर क्या बेटा? पार्टली पेड अप है। पुराना शेयर क्या बेटा? पार्टली पेड अप है। और लिखा है रिडक्शन इन व्हाट? रिडक्शन इन फेस वैल्यू बाय ₹2। पुराना शेयर कितने का था? 10। नया शेयर देखो रिड्यूस बाय 2 लिखा है बेटा, फेस वैल्यू चेंज करने के लिए बोल रहा है। पेड अप वैल्यू को हाथ ही नहीं लगाया मैंने, पहला फेस वैल्यू था 10, नया फेस वैल्यू कितना है? 8। ओके, तो यहां पे मुझे प्रॉफिट लॉस कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ बेटा। पेड अप वैल्यू चेंज होगा तभी जाके प्रॉफिट होगा, तो यहां पे इस ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट अकाउंट नहीं आएगा। तो मुझे बता इसका एंट्री कैसे बनेगा? तो ओल्ड शेयर कम्स इन, न्यू शेयर गोज आउट। तो पुराना शेयर आ रहा है, नया शेयर जा रहा है, तो मैं एंट्री लिख दिया ओल्ड शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू शेयर कैपिटल। और यहां पे फिर दिक्कत होना शुरुआत होता है, अमाउंट कैसे लिखेंगे सर? सो पुराना शेयर 10 रुपए का, नया शेयर 8 रुपीज का, आप 10 लिखोगे 8 लिखोगे, 2 रुपए का डिफरेंस आएगा। वैसे मत करना। आपको क्या करना है? आपको नया वाला वैल्यू पहले लिखना है 8, और जो आप नया वाला लिखोगे वही यहाँ पे आएगा। दिमाग कहना चाहिए यहाँ पे पेड अप वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है तो प्रॉफिट लॉस आएगा ही नहीं। आर क्लियर? समझा? इधर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, राइट? यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन आ गया तो मैक्सिमम स्टूडेंट मिस्टेक करना शुरुआत करते हैं, वो यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन लिख के आते बेटा जोश में। आर क्लियर? यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा ही नहीं है। पुराना पेड अप वैल्यू 8 रुपीज है, नया पेड अप वैल्यू भी 8 रुपीज है। देयर इज नो चेंज इन पेड अप वैल्यू, देयर इज नो चेंज इन प्रॉफिट। यस और नो? तो प्रॉफिट लॉस कुछ होने वाला नहीं है। फिर रिडक्शन इन फेस वैल्यू पेड अप वैल्यू बोथ। देखो यहाँ पे फेस वैल्यू 10 रुपीज है, पेड अप वैल्यू 9 रुपीज है, शेयर क्या बेटा? पार्टली पेड अप है। और एडजस्टमेंट लिख किया रिडक्शन इन पेड अप वैल्यू बाय ₹4, और बाजू में क्या लिखा बेटा? फुल्ली पेड अप। तो मैं क्या करूंगा? नया शेयर 9 रुपीज का है, रिड्यूस बाय 4 कह रहे हैं, तो 9 माइनस 4 कितना आएगा? 5। और यहाँ पे फुल्ली पेड अप लिखा, मतलब फेस वैल्यू पेड अप वैल्यू क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो आप देखना फेस वैल्यू 10 रुपीज है, ये 5 रुपीज है, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट एक्सचेंज होगा। ओल्ड शेयर कम्स इन, न्यू शेयर गोज आउट। सर पेड अप वैल्यू भी चेंज है सर, 9 से 5 हो गया, मतलब कितने से डिक्रीज हुआ? 4। तो 4 रुपए का क्या हो गया बेटा? प्रॉफिट हो गया। कैपिटल रिडक्शन में डाल दिया 4 रुपीज, आंख बंद करके डाल देने का। अरे क्लियर? फिर इतना पता है कि सर फेस वैल्यू चेंज हो रहा है? हाँ सर। तो ओल्ड शेयर आएगा, न्यू शेयर जाएगा, तो ओल्ड शेयर कैपिटल लिखा, न्यू शेयर कैपिटल लिखा। अमाउंट कैसे लिखेंगे? पहले न्यू शेयर की अमाउंट लिखना। अरे क्लियर? 5 + 4 कितना आएगा? 9। सब लोग मेरे साथ हो? हेलो, यस और नो? हाँ। उसके बाद हम लोग जाएंगे कंसोलिडेशन इन सब डिवीजन ऑफ शेयर के पास। तो कंसोलिडेशन मतलब क्या? कंसोलिडेशन मतलब शेयर को एक साथ करना, उसको क्या कहते हैं? कंसोलिडेशन। सब डिवीजन मतलब शेयर को तोड़ना, उसको क्या कहते हैं? सब डिवीजन। सब लोग मेरे साथ हो? फॉर एग्जांपल फेस वैल्यू 100 रुपीज है और पेड अप वैल्यू भी कितना बेटा? 100 रुपीज है, मतलब एक शेयर जो है उसकी वैल्यू फेस वैल्यू 100 है, पेड अप वैल्यू 100 है। मैंने एग्जांपल दिया था 100 रुपए का नोट और 10-10 के 10 नोट, बराबर ना? 100 रुपए का एक नोट रखो और 10-10 के 10 नोट रखो, तो दोनों का वैल्यू क्या बेटा? सेम है। चेंज किसमें बेटा? नंबर में चेंज है। किसमें चेंज है? ये 100 रुपए का एक नोट हो गया, ये 10 रुपए के 10 नोट हो गए, पर दोनों की वैल्यू क्या बेटा? सेम। जब कंसोलिडेशन आएगा, सब डिवीजन आएगा, दिमाग में फिट करने का, प्रॉफिट लॉस कुछ होगा नहीं। इसलिए आप कंसोलिडेशन की एंट्री देखो या सब डिवीजन की एंट्री देखो, उसमें कैपिटल रिडक्शन अकाउंट नहीं दिखाई देगा। अरे क्यों नहीं दिखाई देगा? अरे 100 के नोट को आप 10-10 में डिवाइड कर रहे हो, 10 के नोट को आप 100 में कन्वर्ट कर रहे हो, इसमें कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ। अरे यस और नो? राइट? इसलिए इस ट्रांजेक्शन में कभी भी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आपको दिखाई नहीं देगा। इसकी सिंपल एंट्री है, कंसोलिडेशन आए या सब डिवीजन आए, ओल्ड शेयर कम्स इन, न्यू शेयर गोज आउट, खत्म। पुराना शेयर लेना है, उसके बदले में नया शेयर देना है। सर एग्जांपल यहाँ पे देखना, फॉर एग्जांपल सब डिवीजन ऑफ शेयर पहले करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे बैलेंस शीट में लिखा है 10,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच। क्या बेटा? 10,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच। सो 10,000 शेयर मल्टीप्लाई 100, तो वैल्यू कितना है बेटा? 10 लाख आ गया। आगे ना 10 लाख, 10,000 शेयर मल्टीप्लाई 100 ईच, 10 लाख। और लिखा है सब डिवीजन ऑफ शेयर ऑफ ₹10 ईच। एक शेयर 10 रुपए में कन्वर्ट करो, 100 रुपए का शेयर है उसको 10 रुपए में कन्वर्ट करो, मतलब 100 रुपए का 10 बार डिवीजन होगा। ये सर नो? तो क्या करेंगे? देखो एंट्री बहुत इजी है, ओल्ड शेयर कम्स इन, न्यू शेयर गोज आउट। सर ने बोल दिया पुराना शेयर आया, नया शेयर आ गया। वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं है, पुराना वैल्यू भी लिखा 10 लाख, 10 लाख, न्यू वैल्यू भी लिखा मैंने 10 लाख। अरे सब लोग मेरे साथ हो गया? हाँ, तो इधर भी लिखा 10 लाख, इधर भी लिखा 10 लाख। अभी पुराना शेयर पहले लिखेंगे, ओल्ड शेयर 10,000 शेयर मल्टीप्लाई 100, 10,000 शेयर मल्टीप्लाई 100 कितना आया? 10 लाख। फिर नया वैल्यू कितने का? एक शेयर कितने का बेटा? 10 रुपया। तो ये 10 लाख डिवाइड बाय 10 कर देना, तो आपको नया नंबर मिलेगा 1 लाख। अरे क्लियर? ओके, ये पुराना लिख दिया एज इट इज, 10,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 100, अमाउंट आ गया 10 लाख। पुराना वैल्यू भी नया वैल्यू भी सेम है, तो 10 लाख डिवाइड बाय नया शेयर का वैल्यू कितना? 10। सो 10 लाख डिवाइड बाय 10, नंबर ऑफ शेयर कितना आएगा बेटा? 1 लाख। सब लोग मेरे साथ हो यहाँ तक? आर यू विथ मी गाइस? जाएंगे आगे? यस और नो?
राइट। अभी देखो कंसोलिडेशन में क्या होगा, एक साथ करना है। सब डिवीजन में नंबर ऑफ शेयर क्या होता है, इंक्रीज होता है। सब डिवीजन मतलब शेयर को तोड़ना, राइट। तो इसको इंक्रीज हो, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के लिए आ सकता है। सब डिवीजन में नंबर ऑफ शेयर इज इंक्रीज, इन कंसोलिडेशन नंबर ऑफ शेयर इज डिक्रीज। अभी आप देखो 1 लाख शेयर है, 10 ईच है, तो 1 लाख शेयर मल्टीप्लाई 10 वैल्यू कितना आया, 10 लाख। अभी करना है 10 रुपए का एक शेयर है, अभी क्या करना है 100 रुपए का एक शेयर बनाना है। ओल्ड शेयर कम्स इन, न्यू शेयर गोज आउट। वैल्यू कितना है 10 लाख, यहाँ पे लिखा 10 लाख, यहाँ पे लिखा 10 लाख। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 इज 10 लाख, यस और नो। 10 लाख डिवाइड बाय क्या करने का, 100 करने का, नंबर ऑफ शेयर कितना आया, 10,000 शेयर आ गया। सब लोग मेरे साथ हो यहाँ तक, ओके। अरे समझा कि नहीं समझा, पुराना शेयर ले लिया, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 इट इज 10 लाख, सेम वैल्यू यहाँ पे लिख दिया। नया वैल्यू कितने का है, 100 रुपए का है, 10 लाख डिवाइड बाय 100 किया, नंबर ऑफ शेयर आ गया 10,000। कंसोलिडेशन में देखो नंबर ऑफ शेयर क्या हो गया बेटा, डिक्रीज हो गया। उसके बाद आपको देखना है बेटा, उसके बाद आपको देखना है कि जो भी आपका फिक्टिशियस ये तो हो गया, कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस जो है ना वो एट द एंड आप कहां पे ट्रांसफर करोगे, कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस आप कहां पे ट्रांसफर करोगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। कहां पे ट्रांसफर करोगे, तो मुझे बताओ उसका बैलेंस एंट्री क्या आएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। पर कभी जब कैपिटल रिडक्शन में कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है, अरे याद है ना कैसे क्रेडिट बैलेंस है, तो आप सभी डेबिट की टोटल करोगे, क्रेडिट की टोटल करोगे, डेबिट में से क्रेडिट माइनस करो तो बैलेंस आ जाएगा, यस ना। किसका, कौन से अकाउंट का, कैपिटल रिडक्शन का। तो ये जो कैपिटल रिडक्शन में अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट है तो उसको क्या करना चाहिए बेटा, डेबिट करना चाहिए। कहां पे ट्रांसफर करना है, कैपिटल रिजर्व। तो एंट्री क्या बनेगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। आर विथ मी गाइस, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया। सो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट साइड है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, बिकॉज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ये नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। देखो इनकम मेरा 2,50,000 का है, एक्सपेंस मेरा 2 लाख का है, 2,50,000 में से 2 लाख है तो फिर कितना बचा 50। तो 50 को ये क्या बोलेंगे बेटा, ये 50 को कौन सा बैलेंस करें, डेबिट साइड में है पर बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट बैलेंस है। तो क्रेडिट बैलेंस कहाँ पे ट्रांसफर करना है, कैपिटल रिजर्व। तो एंट्री क्या बनेगा, कैपिटल रिडक्शन टू कैपिटल रिजर्व। एक समय ऐसे है, ओके, यूनिवर्सिटी में आया था, उसमें कैपिटल रिडक्शन का कौन सा बैलेंस आया था बेटा, डेबिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस, एक ही सम आया था, एक ही बार आया था, पर आ गया और आपने पढ़ा नहीं रहेगा तो ऐसे लगता है कि सम क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि ईच एंड एवरी सम में हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही आता है। एक ही सम है फॉर्चून लिमिटेड वाला, ओके, उसमें कौन सा बैलेंस था, डेबिट बैलेंस था। तो समझ डेबिट बैलेंस आ गया तो डरने का नहीं, ऐसे खुद के ऊपर डाउट नहीं रेज करने का मैंने कुछ तो गलत किया, ओके। वो एग्जामिनर चेक करके बताएगा, रिजल्ट के बाद पता चलेगा कि आप सही थे कि गलत थे, राइट। वापस रिवाइज करने के लिए मत जाना चाहिए, तो एक बार रिव्यू करना कि सम बराबर है क्या नहीं है, मैंने रिकॉर्ड, और फाइनली रिव्यू करने के बाद भी डेबिट बैलेंस आ रहा है तो डरने की बात नहीं, डेबिट बैलेंस आ सकता है, ओके। और वो आ गया तो आप कहां पे ट्रांसफर करोगे बेटा, गुडविल में ट्रांसफर करोगे। इज इट क्लियर, ओके। इट्स अ होल जर्नल एंट्री रिवीजन ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। उसके बाद हमने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाया था, याद है कैसे, पकड़ा पकड़ी खड़ाई है ना। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट जहां पे डेबिट है, जहां पे डेबिट है वो डेबिट साइड में लिखो, पर इतना याद रखना कैपिटल रिडक्शन के अकाउंट में कैपिटल रिडक्शन का नाम नहीं आना चाहिए। बेसिक रूल है बेटा, टीवाई में है हम लोग, ओके। 11वीं पे सिखाया जाता है ऐसे लेजर पोस्टिंग कैसे किया जाता है ना। पर सिंपल सी बात है, अभी देखो ना कैपिटल रिडक्शन यहाँ पे क्रेडिट है तो आप कहाँ पे डालोगे, क्रेडिट साइड में डालोगे, पर क्या लिखोगे, गुडविल। इधर से ही बता रहा हूँ, हेलो समझ में आ रहा है। अभी जैसे यहाँ पे एंट्री है, बच्चों की ये एंट्री समझ में नहीं आता, क्या करेंगे। अभी देखो कैपिटल रिडक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, डेबिट है क्रेडिट है, क्रेडिट है, तो लेजर के कौन साइड में डालोगे, क्रेडिट साइड। कितना डालोगे, 2 रुपीज, पर खुद के नाम में खुद का नाम नहीं आएगा तो अपोजिट, मतलब क्या बेटा, शेयर कैपिटल। इक्विटी तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। हाँ, और एक गलती करते हो, छोटी सी मिस्टेक, सम तो बराबर से आ जाता है पर मिस्टेक क्या करते हो, कैपिटल रिडक्शन में यहाँ पे क्या होता है बेटा 2, यहाँ पे क्या होता है बाय, पब्लिक उल्टा लिख के आता है बाय 2, सम खत्म। अरे क्लियर, ओके। बेसिक चीज है, मतलब सोल्यूशन आएगा पर ये बेसिक चीजों में जाके वहां पे लटकनी नहीं चाहिए। अरे क्लियर, मतलब इतना मेहनत से कर लिया और 2 बाय में गड़बड़ कर लिया। अरे क्लियर, डेबिट साइड में क्या आता है 2, क्रेडिट साइड में क्या आता है बेटा बाय। समझ में आ रहा है, यस और नो। फिर नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या आता है बेटा, बैलेंस शीट। नेक्स्ट पार्ट क्या आता है, किससे बनाना है, जर्नल एंट्री से ही क्या बनाना है बेटा, बैलेंस शीट। तो हमने क्या देखा था, बैलेंस शीट से एक आइटम जो है उसको उठाना है, उसको चेक कहां पे करना है, जर्नल एंट्री में करना है, प्लस माइनस करके न्यू बैलेंस शीट में क्या करना है, पोस्ट करना है। एक सम करूंगा मैं, आपको बताऊंगा किस तरीके से बैलेंस शीट फ्रेम की जाती है, पर आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट पता होना चाहिए। पता है कि नहीं पता, क्या है जरा बोलो। पहला हेडिंग क्या, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसमें शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। सेकंड हेडिंग नॉन करंट लायबिलिटीज, उसमें क्या आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग,
वेरी गुड। फिर क्या आएगा, करंट लायबिलिटी, उसमें क्या, शॉर्ट टर्म बोरोविंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ट्रेड पेबल, 3 आइटम बोला था मैंने मैक्सिमम। फिर क्या आएगा, एसेट, एसेट में नॉन करंट एसेट, उसमें क्या आएगा, पीपीई, टेंजिबल इंटेंजिबल। दूसरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इतना ही बोला था, इतना याद रखना। फिर उसके बाद करंट एसेट में 3 आइटम बोला था, इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सब लोग मेरे साथ हो, यस और नो? ओके, तो यहां पे मेरा क्या खत्म हो रहा है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की एंट्री खत्म हो रहा है। अभी हम लोग जरा प्रॉब्लम के पास जाते हैं, मतलब एक एक एडजस्टमेंट को डिस्कस करते हैं। आप भी बताना, जो आप पढ़ाई किया रहेगा और आपको डाउट रहेगा तो इस सम में सर ये सोल्यूशन कैसे किया, तो मुझे बोल देना। पढ़ाई नहीं किया रहेगा तो अभी से पढ़ना शुरुआत करो। क्लियर? ओके, पहले मैं खुद से बोलता हूं, ओके, उसमें कवर नहीं हुआ तो बोल देना। करेंगे स्टार्ट? आर यस और नो? वेरी गुड, वी गो फॉर द नेक्स्ट। एक एक एडजस्टमेंट देखते हैं। यहां पे देखना, देखो यहां पे। सो पहला ही सम हमने किया था केतन लिमिटेड वाला, यस और नो? तो मुझे बताओ यहां पे क्या बेटा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर विल बी रिटर्न डाउन फ्रॉम 10 to 4। क्या एंट्री आएगा बेटा, 10 से कितना हो गया, 4 हो गया। सर 10 से 4 हो गया मतलब कितने से रिड्यूस हुआ, 6 इज रिड्यूस बाय 6। तो 6 रुपए से रिड्यूस हुआ तो आपको प्रॉफिट का लॉस है, प्रॉफिट है, कितने का प्रॉफिट है बेटा, 6 रुपए। सो इसका एंट्री कैसे बनेगा, अब देखो अभी सर यहां पे तो लिखा नहीं है सर कि ये फेस वैल्यू रिड्यूस हो रहा है, पेड अप वैल्यू, यहां पे हमारा दिमाग निकल जाता है ढूंढते ढूंढते। अभी मैंने क्या बोला, अभी यहां पे देखो स्पेसिफिकली कुछ लिखा है क्या, यहां पे नहीं लिखा, नहीं लिखा मतलब फेस वैल्यू पेड अप वैल्यू बोथ। जब एग्जाम में स्पेसिफिकली लिख के आएगा इज पेड अप वैल्यू रिड्यूस, फेस वैल्यू रिमेन सेम, जब लिख के आएगा तो ही वो स्ट्रेटेजी फॉलो करना है। अदरवाइज समय साइलेंट 10 to 4 हो गया तो मैं क्या बोलूंगा, दोनों भी चेंज हो गया, फेस वैल्यू भी चेंज हो गया, पेड अप वैल्यू भी चेंज हो। व्हाट इज द एंट्री, व्हाट इज द एंट्री, बोलो एंट्री बोलो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन, आर यस और नो? ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन। ओके, ये देखो है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन। देखो 10 रुपए का पुराना शेयर, नया शेयर कितने का बेटा, 4। देखो रिड्यूस टू, ये भी समझ लेना, रिड्यूस टू बोला है ना, तो रिड्यूस टू मतलब रिड्यूस 4 मतलब रिड्यूस बाय 6। तो प्रॉफिट कितने का बुक करोगे बेटा, 6 रुपीज का बुक करोगे। अरे सब लोग मेरे साथ हो, यस और नो? तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन। उसके बाद देखो नंबर 2 क्या है, उसके बाद है ईच एग्जिस्टिंग 10% प्रेफरेंस शेयर इज टू बी रिटर्न डाउन फ्रॉम 10 to 8। अभी जो प्रेफरेंस शेयर है, 10% प्रेफरेंस शेयर है जो 10 रुपए का है। सर कहां पे लिखा है, आपको कहां पे दिखता है, ये 10 रुपए का प्रेफरेंस शेयर है, दिखाई दिया क्या रे? ओके, वो क्या हुआ, रिड्यूस टू कितना हुआ बेटा, रिड्यूस टू 8 हो गया। सर 10 से 8 हो गया, ओके 10 से 8 हो गया, पुराना शेयर था 10, 8 हो गया तो रिड्यूस बाय कितना हुआ बेटा, 2। तो 2 रुपए का क्या बुक करना है बेटा, प्रॉफिट है ना। अभी 8 रुपीज का डिटेल क्या लिखा है, आगे पढ़ो, आगे क्या लिखा है, वो लिखते हैं ऑफ विच 4 विल बी रिप्रेजेंट बाय 12% प्रेफरेंस शेयर। ये जो 4 रुपीज है इज रिप्रेजेंट बाय 12% प्रेफरेंस शेयर, अरे यस और नो? अब ये 12% प्रेफरेंस शेयर, बाकी बचा हुआ 4 रुपीज क्या है, बाकी बचा हुआ 4 रुपीज रिप्रेजेंट 12% प्रेफरेंस शेयर एंड 4 रुपीज क्या बेटा, इक्विटी शेयर है ना। तो ये 8 रुपए का ब्रेकअप दिया, 4 रुपीज का प्रेफरेंस शेयर एंड 4 रुपीज का इक्विटी शेयर। तो अब इसका एंट्री कैसे बनेगा, सिंपल एंट्री है। अभी 10% प्रेफरेंस शेयर को हम लोग 12% और इक्विटी शेयर में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये पुराना शेयर है, ये नया शेयर है, अरे ऐसा नो? तो पुराना शेयर कम्स इन, 10% प्रेफरेंस शेयर कम्स इन, और व्हाट गोज आउट, 12% प्रेफरेंस शेयर, व्हाट गोज आउट, इक्विटी शेयर्स, यस और नो? प्रॉफिट कितने का हो बेटा, 2 रुपीज हो जाएगा क्रेडिट साइड, अरे यस और नो? मैच होना चाहिए। पहले ना आप क्या करते हो, आप अमाउंट के पीछे भागते हो, मैं अमाउंट के पीछे नहीं भागता। हम लोग क्या करेंगे, एक शेयर के बारे में कैलकुलेशन करेंगे। पुराना शेयर कितने का था, 10 रुपीज का था, प्रॉफिट कितने का हुआ, 2 रुपीज का हुआ, प्रेफरेंस शेयर कितने का दिया, 4 रुपीज का दिया, इक्विटी कितने का दिया, 4 रुपीज का दिया, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर कर देना। सर नंबर ऑफ शेयर कैसे आएगा, ओके तो 5 लाख डिवाइड बाय 10 बेटा, सो 5 लाख डिवाइड बाय 10 तो कितना आएगा 50,000, तो मल्टीप्लाई क्या कर देना 50,000 कर देना। अरे सब लोग मेरे साथ हो। उसके बाद देखो, उसके बाद वो कह रहे हैं कि ईच कन्वर्टेबल डिबेंचर इज टू बी एक्सचेंज ₹50 नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल 10% डिबेंचर, ₹35 12% प्रेफरेंस शेयर एंड ₹15 व्हाट बेटा इक्विटी शेयर। तो कैन आई से हियर
यहाँ पे ऐसे देखा जाए तो ये जो 10% कन्वर्टेबल डिबेंचर है, ये 10% कन्वर्टेबल डिबेंचर, इसकी वैल्यू कितना है 4 लाख। वो 4 लाख के ऊपर ध्यान मत देना, ये 100 रुपए के ऊपर ध्यान देना। तो ये 10% कन्वर्टेबल डिबेंचर मैंने पहले लिखा 100, उसमें से 50 रुपीज का क्या करना है नॉन कन्वर्टेबल में कन्वर्ट करना है, 35 का क्या करना है 12% प्रेफरेंशियल में कन्वर्ट करना है, 15 का क्या करना है इक्विटी शेयर। सब में लिखा हुआ है, याद करके मैं भी नहीं आया और आपको याद करके जाना भी नहीं है, राइट। सब में सब लिखा रहेगा, ओनली पढ़ने के लिए आना चाहिए, है ना। यहाँ पे लिखा देखो, कहाँ पे दिख रहा है सर, दिखा दिया आपको 50 रुपीज नॉन कन्वर्टेबल 10% डिबेंचर, 35 रुपीज प्रेफरेंस शेयर एंड 15 रुपीज इक्विटी शेयर। अरे वही लिखा ना बेटा मैंने यहाँ पे, है ना। अभी कितना नंबर ऑफ शेयर है हमारा, तो यहाँ पे देखना ये 4 लाख वैल्यू है, एक शेयर कितने का 100, सो 4 लाख डिवाइड बाय 100 इज हाउ मच, तो 4 लाख डिवाइड बाय 100 इज हाउ मच 4000। तो आप मल्टीप्लाई क्या करोगे बेटा 4000 करोगे, तो 50 मल्टीप्लाई 4000 इज 2 लाख, 35 मल्टीप्लाई 4000 इज 1 लाख 40। अरे समझ में आ रहा है, ये वैल्यू आ गया, तो आ गया 2 लाख 1 लाख 40 एंड 60। अरे क्लियर सर, आपको नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा, मत निकालना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एंट्री लिखना है। अरे क्लियर, एंट्री क्या आएगा, पुराना डिबेंचर कम्स इन, ओल्ड डिबेंचर और न्यू डिबेंचर न्यू प्रेफरेंसेस गोज आउट। व्हाट इज द एंट्री, देखो ना 10% कन्वर्टेबल डिबेंचर अकाउंट डेबिट, अमाउंट भी रेडी बेटा, 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना 4 लाख, 10% नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर 2 लाख, ये 1 लाख 40 और ये कितना बेटा 60। सब लोग मेरे साथ हो, जाएंगे आगे, हेलो। उसके बाद क्या है, आगे लिखता है IDBI बैंक has agreed to apply 5 lakh equity share paying cash in a full on application। So IDBI बैंक क्या कर रही है, शेयर को अप्लाइड कर रही है। IDBI बैंक शेयर को अप्लाइड कर रही है, तो केतन लिमिटेड के पास पैसा आ रहा है कि जा रहा है बेटा, पैसा आ रहा है। और व्हाट गोज आउट, शेयर गोज आउट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट बेटा 5 लाख के शेयर ले रहा है IDBI बैंक। ओके, आगे लिखते हैं रिडक्शन ऑफ कैपिटल रिजर्व आर टू बी अप्लाई टू एलिमिनेट फिक्टिशियस एसेट एंड बैलेंस इज यूज्ड टू राइटिंग डाउन द लैंड एंड बिल्डिंग एंड इन्वेस्ट इन द रेशियो ऑफ 3:1। अभी मुझे बता, वो कहते हैं क्या राइट ऑफ करो, क्या राइट ऑफ करो, इंटेंजिबल एसेट और फिक्टिशियस एसेट। मैंने बोला ना हमेशा गुडविल और ये फिक्टिशियस एसेट आपको क्या करना है, राइट ऑफ करना है। सब में लिखा नहीं रहेगा तो भी राइट ऑफ करना है। गुडविल बैलेंस शीट के एसेट साइड में है, मतलब कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, इनको यहां से निकाल देना है। तो एसेट का डेबिट बैलेंस हो तो क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए। और जब एसेट निकाल लोगे तो आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, लॉस होगा, लॉस होगा तो कैपिटल कहां पे जाएगा, डेबिट में जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट कहां पे गया, डेबिट में गया। अरे क्लियर, टू गुडविल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो पूरा राइट ऑफ करना है, यस 2 लाख रुपीज एंड 4 लाख 20। सो 2 लाख एंड 4 लाख 20 कितना आ गया 6,20,000। सब मेरे साथ हो यहां तक, ओके। उसके बाद वो कहते हैं कि जो भी बैलेंस बचेगा, जो भी बैलेंस बचेगा आफ्टर राइटिंग डाउन, ओके, जो भी बैलेंस बचेगा वो आप क्या करना, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू रिटर्न डाउन करना और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या कर देना, रिटर्न डाउन करना। अभी देखो लैंड एंड बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आप रिटर्न डाउन करोगे, रिटर्न डाउन रिटर्न अप होता है, रिटर्न डाउन मतलब वैल्यू को कम करना। अब वैल्यू को कम करोगे आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, लॉस होगा, लॉस होगा तो कैपिटल कहां पे जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। अरे यस और नो, किसकी वजह से लॉस हो रहा है बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट से। अरे यस और नो, ओके। अमाउंट यहाँ पे दिया नहीं है, इसे कितने से राइट ऑफ करना है, तो डरने की बात नहीं है। कैपिटल अकाउंट में जितना बैलेंस है उतना, तो मैंने यहाँ पे लिखा कैपिटल डेबिट और क्रेडिट। डेबिट कैसे किया, जितने भी डेबिट है उसके टोटल कर दो, जितने भी डेबिट है कैपिटल अकाउंट जहां जहां पे डेबिट है वो सारे डेबिट के टोटल कर देना। एक ही समय तो दिखा रहा हूं यहाँ पे, तो पहला डेबिट मेरा कहाँ पे है, तो फर्स्ट डेबिट मेरा कहाँ पे है, फर्स्ट डेबिट मेरा 6,20,000 एक ही डेबिट है, तो मैंने यहाँ पे 6,20,000 डेबिट लिख दिया। फिर क्या देखना, क्रेडिट देखना। सो कहाँ पे क्रेडिट है, तो यहाँ पे देखो ये क्रेडिट है कितना बेटा 6 लाख, तो कैलसी के ऊपर आप 6 लाख रुपए ले लोगे, है ना। फिर कहाँ पे क्रेडिट है बेटा, इधर क्रेडिट है कितना 1 लाख, तो 6 लाख प्लस 1 लाख कितना हुआ 7 लाख रुपीज हो गया। उसके बाद थर्ड एंट्री में नहीं है, फिफ्थ एंट्री में नहीं है, सिक्स एंट्री में निकालना, तो कितना हो गया 7 लाख, तो हो गया ना 7 लाख क्रेडिट, है ना। तो 6 लाख डेबिट है 7 लाख क्रेडिट है, तो बैलेंस कितना आया 6,20,000 में से 7 लाख माइनस कर दिया तो बैलेंस कितना बेटा 80,000। 80,000 क्या बचा आपका, 80,000 क्रेडिट बचा, बिकॉज क्रेडिट साइड क्या बेटा बड़ा है। तो 7 लाख में से 6,20,000 करोगे तो कितना आएगा 80,000 आएगा। दिस 80,000 जो है ये यूटिलाइज करना है कैसे, ओके, वो लिखा देखो, राइटिंग डाउन लैंड एंड बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो 80,000 3:1 से डिवाइड किया, लिखा भी है कैपिटल बैलेंस यूज टू राइटिंग डाउन लैंड एंड बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो 3:1 से क्लासीफाई करो, कितना आ गया 60 and 20, इट इज 60 and 20। सब मेरे साथ हो यहाँ तक, हेलो यस और नो।
फिर ये कैपिटल अकाउंट मैंने बोला डेबिट वाले आइटम डेबिट में डाल दो, ये भी दिखा रहा हूँ। तो पहला देखो डेबिट पहली एंट्री में क्या क्रेडिट है, तो आप कहाँ पे डालोगे, क्रेडिट साइड में डालोगे, है ना। क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में डाल देना, डेबिट है तो डेबिट साइड में डाल देना। जो भी डिफरेंस है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, पर यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं हो रहा है। ओके, उसके बाद आपको मैं सिखा रहा हूँ कि बैलेंस शीट किस तरीके से बनाना है, एक ही समय बताऊंगा, राइट। सो कैसे करना है, डेबिट डेबिट क्या करना है बेटा, ऐड, क्रेडिट क्रेडिट क्या करना है, ऐड, डेबिट क्रेडिट क्या करना है, माइनस। सिंपल सा रूल है, डेबिट डेबिट आ गया ऐड, क्रेडिट क्रेडिट आ गया ऐड, डेबिट क्रेडिट आ गया माइनस। तो शुरुआत में आप क्या करोगे, शुरुआत में आप जो बैलेंस शीट है जहां पे लिखी गई बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट के असेट साइड में आप क्या लिखोगे, सो बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखोगे डेबिट, क्या लिखोगे बेटा, डेबिट। लायबिलिटी साइड में क्या लिखोगे, क्रेडिट। एसेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। चलो मेरे साथ हो या सानो, राइट। तो ये एसेट का डेबिट बैलेंस है, लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। एक एक आइटम उठाने का, इधर से उठाने का। तो यहाँ पे गुडविल डेबिट बैलेंस है, ये एसेट साइड में, मतलब इसका बैलेंस कौन सा है, डेबिट। अमाउंट कितना बेटा, 2 लाख। फिर जन एंट्री में आने का और ढूंढने का कि गुडविल कहाँ पे है, गुडविल 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 ढूंढने का। तो मुझे पता चला एंट्री नंबर 5 में आपको गुडविल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये जो मैं कैंसिल कर रहा हूँ, ये एग्जाम में आपको लिखना नहीं होता, पर जब भी आप बैलेंस शीट सॉल्व करते हो तो ये लिखना, तो आपको थोड़ी क्लियरिटी आ जाएगी। ये वापस रिवाइज कर रहा हूँ, इसलिए उसको इरेज करके वापस लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पे मैंने गुडविल को माइनस कर दिया। गुडविल बैलेंस शीट में कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। इधर क्या हुआ बेटा, क्रेडिट हो गया। डेबिट क्रेडिट क्या होगा, -2 लाख -2 लाख 0। तो यहाँ पे बाजू में ना 0 लिख देने का, एग्जाम में 0 लिख देने का। आपको समझ में नहीं आता डायरेक्ट कैसे पोस्ट करना, तो यहाँ पे 0 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। उसके बाद क्या बेटा, उसके बाद नेक्स्ट आइटम कौन सा बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग है। तो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना बेटा, 10 लाख। 10 लाख का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। जन एंट्री में चेक करेंगे तो देखो लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, क्रेडिट हो रहा है। ओरिजिनली क्या है, ओरिजिनली क्या है, जब ओरिजिनली बोलता हूँ बैलेंस शीट में क्या है मैं पूछ रहा हूँ, बैलेंस शीट में कौन सा बैलेंस है, डेबिट। जन एंट्री में क्या हुआ बेटा, क्रेडिट। और ये तो पता है ना, 2 मतलब क्रेडिट होता है। अब ये नहीं पता तो कुछ नहीं कर सकता। ये बाय मतलब डेबिट नहीं, शायद पब्लिक वो दिखाई नहीं देते, वो एग्जाम में दिखाई देते हैं, राइट। ये बाय मतलब डेबिट, 2 मतलब क्या बेटा, क्रेडिट। ओके, ये नीचे वाला क्रेडिट होता है, ऊपर वाला डेबिट होता है, राइट। तो ये क्रेडिट है, तो डेबिट क्रेडिट क्या हो गया, माइनस करना है। तो देखो पूरा तो माइनस नहीं हो रहा, ये 10 लाख है और ये कितना बेटा 60 है। सो 10 लाख में से 60,000 को माइनस कर दो, कितना आ गया 9,40,000। तो यहाँ पे बाजू में लिख देना 9,40,000। चलो मेरे साथ हो। उसके बाद क्या है बोल, उसके बाद क्या है, फर्नीचर। फर्नीचर का वैल्यू कितना बेटा, 1,25,000। जन एंट्री में चेक कर, फर्नीचर 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 कहाँ पे है, तो यहाँ पे तो मुझे कहाँ पे भी फर्नीचर दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब नो प्लस नो माइनस, फर्नीचर को हाथ ही लगाया नहीं मैंने, तो फर्नीचर को हाथ नहीं लगा, तो फर्नीचर एज इट इज 1,25,000 बाजू में लिख दे। ये समझा, हर टाइम आइटम रहेगा इसे जरूरी नहीं है। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट 4 लाख। जन एंट्री में चेक कर, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट है ना सर, लास्ट एंट्री में हुआ इन्वेस्टमेंट, क्या हो रहा है बेटा, क्रेडिट हो रहा है। ओरिजिनली क्या है, ओरिजिनली सर डेबिट है, तो डेबिट क्रेडिट क्या होगा, माइनस होगा। तो कितना बेटा, 4 लाख में से माइनस कर 20,000, तो 4 लाख माइनस 20 कितना आएगा, 3,80,000। अरे सब लोग मेरे साथ हो। उसके बाद क्या बेटा, स्टॉक है 2,80,000। जन एंट्री में चेक कर स्टॉक है क्या। आपको ऐसे ईच एंड एवरी आइटम लेके देखना है, ओके। और मन लगा के सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा अमाउंट के ऊपर जन एंट्री था, कौन से आइटम के ऊपर जन एंट्री था, ओके। मन लगा के नहीं करोगे तो सारी चीजें आपको ढूंढनी पड़ेगी, राइट। अभी पता है कि स्टॉक के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो स्टॉक का वैल्यू तो कोई चेंज होगा नहीं क्योंकि जन एंट्री में है ही नहीं। तो स्टॉक का वैल्यू कितना था बेटा, तो स्टॉक का वैल्यू कितना था, स्टॉक का वैल्यू 2,80,000 है। जन एंट्री में कुछ भी नहीं है, नो प्लस नो माइनस, तो स्टॉक का वैल्यू कितना आएगा, तो स्टॉक का वैल्यू आएगा एज इट इज कितना, 2,80,000। फिर चेक करना डेटर, डेटर का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। जन एंट्री में चेक करना डेटर्स कहाँ पे है, तो ऐसे आप देखोगे तो डेटर्स कहाँ पे भी आपको दिखाई नहीं देगा, डेटर्स नहीं है सर, डेटर्स के ऊपर कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है। इसका मतलब नो प्लस नो माइनस, तो डेटर आप एज इट इज लिखोगे कितना बेटा, 2,20,000। फिर कौन सा आइटम है, बिल रिसीवेबल, अमाउंट है 25,000। बैलेंस कौन सा बेटा, डेबिट बैलेंस। जन एंट्री में चेक करो, जन एंट्री में बिल रिसीवेबल भी नहीं है सर, इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो बिल रिसीवेबल एज इट इज यहाँ पे कितना आएगा, 25,000। उसके बाद देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आइटम है, ये कौन सा बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है। जन एंट्री में चेक करना, आप जन एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस चेक करोगे तो कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। डेबिट क्रेडिट क्या होगा, माइनस 4,20,000 माइनस 4,20,000 0, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 0 आ जाएगा। अरे क्लियर। उसके बाद क्या है,
10% प्रेफरेंशियल कैपिटल, 10% प्रेफरेंशियल कैपिटल का अमाउंट कितना बेटा 5 लाख। जर्नल एंट्री में चेक करना प्रेफरेंशियल कहाँ पे है क्या, तो हाँ सर पहले एंट्री में प्रेफरेंशियल क्या हो रहा है बेटा, डेबिट हो रहा है। देखो ये अलग अलग है, पब्लिक को लगता है ये और ये सेम है, नहीं ये 10% वाला है, ये 12% वाला है। पब्लिक यहाँ पे प्लस माइनस करके आंसर को रॉन्ग कर देता है। तो 10% यहाँ पे 10% वाला ले लिया हमने, तो 5 लाख यहाँ पे डेबिट है, सॉरी 5 लाख यहाँ पे क्या बेटा क्रेडिट है। जर्नल एंट्री में क्या बेटा डेबिट है, डेबिट क्रेडिट क्या होगा माइनस 5 लाख माइनस 5 लाख 0। उसके बाद क्या बेटा इक्विटी शेयर है, अमाउंट इज 10 लाख। जरा इक्विटी शेयर करते समय केयरफुली करना, यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक कर लेता है। 10 लाख यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि इक्विटी शेयर आपको ना 2-3 बार दिखाई देगा, राइट। तो इक्विटी शेयर वहां पे क्रेडिट है, इक्विटी शेयर यहाँ पे क्या बेटा डेबिट है। अब देखो वहां पे क्रेडिट है, यहाँ पे क्या बेटा डेबिट है ना बेटा, ये डेबिट है। तो 10 लाख माइनस 10 लाख क्या हो जाएगा 0। जो उसमें बंदा बोलता है 0, अरे 0 नहीं आगे भी देख रहेगा। ओके अभी देखना यहाँ पे नीचे क्या दिखाई दे रहा है, इक्विटी क्या है क्रेडिट है ना बेटा, कहाँ पे बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे बोल रहा हूँ है ना। तो यहाँ पे मैंने ले लिया, ओरिजिनली क्या था, ओरिजिनली क्रेडिट ही था। हेलो यस और नो, अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ओरिजिनली क्रेडिट था अभी 0 आ गया है, तो अभी 0 है, क्रेडिट क्रेडिट क्या होगा ऐड, ओरिजिनली समझते हैं ना। सो बैलेंस शीट में क्रेडिट है, इधर भी क्या हो गया बेटा क्रेडिट हो गया, क्रेडिट क्रेडिट क्या हो गया ऐड, 0 प्लस 4 लाख। सो 0 प्लस 4 लाख कितना आएगा 4 लाख। देखो सेम ट्रीटमेंट हम लोग बाय के लिए यूज करेंगे, बैलेंस शीट बनाते समय सेम ट्रीटमेंट, जर्नल एंट्री से बैलेंस शीट, कोई अलग ट्रीटमेंट नहीं है। आगे जाकर सेम 5 में सेम 6 में भी जर्नल एंट्री आएगा, सेम सीक्वेंस रहेगा, जर्नल एंट्री से ही आपको क्या बनानी है बेटा बैलेंस शीट। इसलिए मैं एक ही बार दिखाने वाला हूं, बाकी ओनली एडजस्टमेंट डिस्कस करूंगा, पहला ही सम है इसलिए डिटेल में बता रहा हूं। उसके बाद आ गया मेरा 4 लाख रुपया। ओके और देखो इक्विटी कहां पे है, नीचे आप देखोगे एंट्री नंबर 2 में आपको इक्विटी क्या दिखेगा क्रेडिट दिखेगा, है ना। ओरिजिनली क्या था ये मत देखना, ओरिजिनली क्या था क्रेडिट था, अभी यहाँ पे क्या हुआ बेटा क्रेडिट हो गया, क्रेडिट क्रेडिट क्या होगा ऐड, 4 लाख प्लस क्या करोगे 2 लाख करोगे। सो 4 लाख प्लस 2 लाख कितना आएगा 6 लाख। उसके बाद देखो और इक्विटी कहाँ पे, देखो नीचे इक्विटी है यहाँ पे, है ना, दिखाई दे रहा है यहाँ पे इक्विटी, ये भी क्या हो रहा है क्रेडिट हो रहा है। ओरिजिनली क्या था क्रेडिट था, क्रेडिट क्रेडिट क्या होगा ऐड, तो 6 लाख प्लस 60,000 कितना आ गया 6 लाख 60,000। देखो नंद बाद में देखना एंट्री नंबर 4 में बैंक इक्विटी क्या बेटा क्रेडिट है, ओरिजिनली क्या था क्रेडिट था, इधर भी क्या है क्रेडिट है, क्रेडिट क्रेडिट क्या होगा ऐड, तो आ गया 6 लाख 60 प्लस 5 लाख इज हाउ मच 11 लाख 60,000। और कहाँ पे भी इक्विटी नहीं है। तो कैंसिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ही पता चलेगा कि कौन सा आइटम टिक हो गया कौन सा आइटम अनटिक है। तो यहाँ पे मेरा इक्विटी का वैल्यू निकल गया, इक्विटी का वैल्यू है 11 लाख 60,000। अरे सब लोग मेरे साथ हो। उसके बाद 10% कन्वर्टेबल डिबेंचर, 10% कन्वर्टेबल डिबेंचर अमाउंट 4 लाख रुपीज है, बैलेंस कौन सा बेटा क्रेडिट बैलेंस है। तो जर्नल एंट्री में चेक करना, जर्नल एंट्री में चेक करो। ओके तो जर्नल एंट्री में चेक करना, यहाँ पे 10% कन्वर्टेबल डिबेंचर कहाँ पे है दिखाई दे रहा है, पहला ही या एंट्री नंबर 3 में बेटा क्या हो रहा है बेटा ये 10% है। और देखो ये कन्वर्टेबल है, ये कन्वर्टेबल है, ये नॉन कन्वर्टेबल है, दोनों में फर्क है बेटा, राइट। तो जो उसमें पब्लिक इधर भी मिस्टेक कर लेता है, राइट। तो ये कौन सा बैलेंस है 4 लाख, 4 लाख माइनस 4 लाख क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे आएगा बेटा 0। उसके बाद क्या बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है 3 लाख 20। जर्नल एंट्री में देखो बैंक ओवरड्राफ्ट जैसे कोई आइटम आया था क्या, अरे बैंक ओवरड्राफ्ट करके कोई आइटम आया था नहीं आया था, पर बैंक ओवरड्राफ्ट करके आइटम नहीं आया था, पर बैंक अकाउंट करके आया था क्या, तो यस। अरे बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब निगेटिव बैलेंस है, अरे बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब कौन सा बैलेंस है नेगेटिव। अब देखो बैंक ओवरड्राफ्ट का कौन सा बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है ना, इधर भी मिस्टेक करता है बेटा, बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट कौन सा बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है। जर्नल एंट्री में चेक करेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट क्या हुआ है, तो आप देखोगे बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक क्या हुआ है, तो पहले एंट्री में बैंक है नहीं सर, सेकंड एंट्री में बैंक है नहीं सर, थर्ड एंट्री में है नहीं सर, फोर्थ एंट्री में है, फोर्थ एंट्री में बैंक क्या हो रहा है डेबिट हो रहा है। कितने से डेबिट हो रहा है, अरे कितने से डेबिट हो रहा है 5 लाख। ओके और यहाँ पे बैलेंस शीट में कितना बैंक ओवरड्राफ्ट है 3 लाख 20, मतलब बैंक का यहाँ पे कौन सा बैलेंस है क्रेडिट, यहाँ पे कौन सा बैलेंस है डेबिट, क्रेडिट डेबिट क्या होगा माइनस। अभी देखो ना 3 लाख 20 है, माइनस आप 5 लाख करोगे तो कितना आएगा 1 लाख 80,000, कितना आएगा 1 लाख 80, पर 1 लाख 80 नेगेटिव आ गया। शुरुआत आपने क्रेडिट से किया था तभी पॉजिटिव था, आंसर क्या आ गया नेगेटिव हो गया, मतलब क्या हो गया बेटा डेबिट हो गया। अरे समझ में आ रहा है, डेबिट हो गया मतलब कहां पे जाएगा बेटा बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएगा बैंक, हाउ मच अमाउंट 1,80,000। और कॉमन सेंस है यहाँ पे 1,80,000 नेगेटिव आ रहा है बेटा, पर बैलेंस शीट में कोई भी फिगर नेगेटिव नहीं होता। साइड चेंज करने से क्या चेंज होता है, साइन चेंज होता है, नेगेटिव 1,80,000 लायबिलिटी में आया है, साइड चेंज करके पॉजिटिव 1,80,000 एसेट में आएगा। अरे यस और नो, जाएंगे आगे।
हेलो, उसके बाद देखना, उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स देखना, यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट 0 हो गया बेटा। सन्ड्री क्रेडिटर कितना है, 3 लाख रुपए से जनरल एंट्री में चेक करना, आई थिंक सो एंट्री पास किया तभी क्रेडिटर्स के बारे में कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं था, तो यहाँ पे मैं कहूंगा क्रेडिटर में कोई प्लस माइनस नहीं है, तो क्रेडिटर एज इट इज अमाउंट हम लोग को यहाँ पे लिखना है 3 लाख। ओके, बिल्स पेबल भी आप अमाउंट देखोगे, बिल्स पेबल के ऊपर भी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था, इसका मतलब बिल्स पेबल भी एज इट इज आप कहां पे लिखोगे, लायबिलिटी में लिखोगे। यार यस और नो। फिर है प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स भी जनरल एंट्री में नहीं था, चेक करना तो कुछ भी नहीं है, ऐसा तो 1 लाख मैंने एज इट इज लिख दिया। तो ये आपकी फर्स्ट प्रोसेस है प्लस माइनस करने की। उसके बाद बैलेंस अगेन जनरल एंट्री के पास जाना और देखना है कि ऐसे आइटम जो अनटिक नहीं हुए। देखो कैपिटल एक्शन ऑलरेडी मैं कैंसिल कर रहा हूं बिकॉज वो बैलेंस ऑलरेडी हमने कहाँ पे ट्रांसफर किया बेटा, हमने ऑलरेडी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया है, इसलिए कैपिटल एक्शन को मैं बिंदास कैंसिल कर सकता हूं। अभी देखना फर्स्ट एंट्री पूरा कैंसिल्ड हो गया, इधर देखने का है ना। सेकंड एंट्री कैंसिल हो गया, नहीं सर एक बचा है, क्या बचा, 12% प्रेफरेंशियल। अब ये 12% प्रेफरेंशियल कहाँ पे है, डेबिट साइड में है क्या क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में मतलब क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट बैलेंस है तो कहाँ पे जाएगा, लायबिलिटी। अरे ये सुनो यहाँ पे लिखा भी है मैंने क्रेडिट है ना, तो कहाँ पे जाएगा, लायबिलिटी, तो यहाँ पे एड ऑन कर देने का 12% प्रेफरेंशियल, 12% प्रेफरेंशियल कैपिटल, कितना 12% प्रेफरेंशियल कैपिटल है। और देखो ना 12% प्रेफरेंशियल कैपिटल 2 बार है, इधर भी है 12% प्रेफरेंशियल और देखो नीचे भी है 12% प्रेफरेंशियल, दिखाई दे रहा है। तो दोनों का क्या करोगे बेटा, टोटल करोगे, दोनों भी क्रेडिट ही है, क्रेडिट क्रेडिट क्या होगा, इधर भी क्रेडिट है और इधर भी क्रेडिट है, तो क्रेडिट क्रेडिट क्या होगा, ऐड 2 लाख प्लस 1,40,000 कितना आएगा बेटा, अरे कितना आएगा, 3,40,000। सब मेरे साथ हो। तो यहाँ पे प्रेफरेंशियल भी क्या हो गया बेटा, कैंसल्ड हो गया, प्रेफरेंशियल मैंने कैलकुलेशन में ले लिया। सो अभी एक बचा बेटा 10% नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, तो चेक करो ये 10% नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है वो नीचे है क्या, जैसे प्रेफरेंशियल में था वैसे है क्या, नहीं है बेटा। तो 12% नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर भी यहाँ पे जाएगा, तो मैं यहाँ पे एड ऑन कर रहा हूँ क्या, 12% नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर कितना बेटा, 12% नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर का अमाउंट कितना बेटा, 2 लाख रुपीज है, तो यू कैन राइट हियर 2 लाख रुपीज। ओके, अभी देखो कौन सा आइटम ऐसे अंटी के, ये भी हो गया सर। सो इंडियन नंबर 3 इज कैंसल, 4 इज कैंसल, 5 इज कैंसल, 6 इज कैंसल, ये सा नो। ओके, यहाँ पे देखो कैपिटल रिजर्व भी नहीं है, कभी कभी यहाँ पे ना CRR बच जाता है, और ये सा नो जो CRR बच जाता है क्रेडिट साइड में, तो अब इसे क्रेडिट साइड है मतलब लायबिलिटी, रिजर्व एंड सरप्लस में लिख दोगे। ये होने के बाद आपको क्या करना है, बैलेंस शीट को टोटल करना है, तो टोटल कर देना मेरे साथ, तो कितना आएगा, पहला तो 0 है राइट, सो 9,40,000 प्लस 1,25,000, 3,80,000, 2,80,000, 2,20,000, 25,000 प्लस 1,80,000, तो कितना आ गया, 21,50,000। इट इज 21,50,000, इट इज 21,50,000। उसके बाद आपको इस तरीके से टोटल करनी है, तो आप देखो कितना टोटल है ये, 2 लाख प्लस 11,60,000 प्लस 3 लाख प्लस 50,000 प्लस 1 लाख प्लस 3,40,000 कितना आ रहा है, 21,50,000 आ रहा है। और ये यहाँ पे टैली हो रहा है मतलब वर्टिकली भी टैली हो जाएगा, क्लियर। फिर आप क्या करोगे, फिर आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट पहले छाप दोगे। ओके, फिर सब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर नोट्स ऑफ द अकाउंट्स प्रिपेयर करना है कि नहीं प्रिपेयर करना, तो शेयर कैपिटल के लिए तो कंपलसरी प्रिपेयर करना है। नोट्स ऑफ द अकाउंट प्रिपेयर करने का फंडा क्या है, 1 से 2 आइटम रहेगा तो आपको नोट्स ऑफ द अकाउंट बनाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे पूरा कंजस्टेड हो जाएगा। ओके, मतलब इतना मेहनत करके बैलेंस शीट बना रहे हो और उसमें कंजस्टेड कर रहे हो और मार्क्स को चाह रहा है मार्क्स, उससे अच्छा कि आप नोट्स ऑफ अकाउंट्स बनाओ। पर किसकी इच्छा नहीं रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आपकी इच्छा नहीं तो क्या करेगा एग्जामिनर भी, क्लियर समझा। तो आपकी इच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी इच्छा तो है कि बनाओ, पर आपकी इच्छा नहीं है तो वहां पे डायरेक्ट लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि बैलेंस शीट टैली होना, पेपर कंप्लीट करना, ये हमारा पहला मोटिव है। तो यहाँ पे क्या पोस्टिंग करना चाहिए। अब दिक्कत क्या होती है बच्चे की दिक्कत होती है, सर ये तो हमने पढ़ लिया, बैलेंस शीट तो बना दिया, पर हम लोग को दिक्कत होता है कौन सा आइटम कहाँ पे जाएगा। इसलिए आपको बैलेंस शीट तो पता होना इंपॉर्टेंट है, उसका एक अलग से सेशन है ना, वहाँ कौन सा आइटम कहाँ पे जाता है। पर बेसिकली देखो ना, बैलेंस शीट 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। एक होता है फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट। अरे ये सुनो, करंट एसेट में इन्वेंटरी, स्टॉक, इन्वेंटरी मतलब स्टॉक होता है,
ट्रेड रिसीवेबल में क्या जाता है, डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल जाता है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या जाता है, कैश एंड बैंक जाता है। तो ऑब्वियसली गुडविल तो कैंसिल हो गया, जीरो हो गया, तो पूछने की जरूरत नहीं है। पीपीई कहाँ पे जाएगा बेटा, सॉरी लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ पे जाएगा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में जाएगा, ये सर। फर्नीचर कहाँ पे जाएगा, पीपीई में जाएगा। इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, इन्वेंटरी, डेटर, ट्रेड रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल। आप देखोगे पीपीई के 2 आइटम है तो इसका नोट्स अकाउंट बनाना जरूरी है। ट्रेड रिसीवेबल के 2 आइटम है इसलिए नोट्स अकाउंट बनाना जरूरी है। समझ में आ रहा है, कभी नोट्स अकाउंट प्रिपेयर करना है, आपको लगा नहीं मुझे प्रिपेयर करना है, तो दोनों की टोटल करके आप क्या करोगे बेटा, पोस्ट करोगे, और कुछ कर सकते हैं। ओके, उतना ही कर सकते हैं। टाइम आपको लग रहा है कि नहीं मेरा टाइम ज्यादा जा रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा है पेपर, तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्वेश्चन रह गया तो कोई प्रेजेंटेशन के लिए मार्क्स नहीं मिलेगा, पेपर कंप्लीट होना ये भी मेजर टास्क है। क्लियर, तो इस तरीके से पोस्ट करना। फिर प्रेफरेंस शेयर कहाँ पे जाएगा, शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कहाँ पे जाएगा, शेयर कैपिटल। डिबेंचर कहाँ पे जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोविंग। बैंक ऑर्डर तो जीरो हो गया। क्रेडिटर्स कहाँ पे जाएगा, ट्रेड पेबल। बिल्स पेबल कहाँ पे जाएगा, ट्रेड पेबल। प्रोविजन फॉर टैक्स कहाँ पे जाएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। फिर आप रिस्पेक्टिव अकाउंट में क्या करोगे, पोस्ट करोगे। आप देखोगे शेयर कैपिटल डायरेक्ट भी पोस्ट किया तो भी आपका आंसर सही आना चाहिए। शेयर कैपिटल में क्या जाएगा सर, इक्विटी शेयर जाएगा 11,60,000 और प्रेफरेंस शेयर कितना बेटा 3,40,000। टोटल मार दो 11,60,000 प्लस 3,40,000, 11,60,000 प्लस 3,40,000। देखते मत बैठना सर, खुद से करो जरा कैलकुलेशन। पेपर और एग्जाम आपका है, मेरा नहीं है। कितना, 15 लाख। तो यहाँ पे 15 लाख रुपीज पोस्ट हो रहा है तो 15 लाख रुपीज पोस्ट हो रहा है। अरे क्लियर, नोट्स टू द अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है आपको पता ही है, अरे पता है ना। ओके, उसके बाद बताओ रिजर्व सरप्लस जीरो है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या जाएगा, ये दिखाई दे रहा है 2 लाख, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 2 लाख चला गया। उसके बाद देखो क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये जाएगा ट्रेड पेबल, तो 3 लाख प्लस 50 इज हाउ मच, 3,50,000। फिर जो प्रोविजन फॉर टैक्स कहाँ पे जाएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में डाल देना। तो बैलेंस शीट देखो सेम अमाउंट के ऊपर क्या होने वाला बेटा, टैली होने वाला 21,50,000। अरे क्लियर, ओके। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर दोनों के टोटल करोगे, आपको क्या मिलेगा बेटा, पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। इन्वेस्टमेंट कहाँ पे जाएगा, इन्वेस्टमेंट जाएगा इन्वेस्टमेंट में। ओके, स्टॉक कहाँ पे जाएगा, इन्वेंटरी में जाएगा। डेटर्स कहाँ पे जाएगा, डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल एक साथ जाने वाले हैं, तो ये 2,45,000 है, तो यू कैन पोस्ट हियर 2,45,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1,80,000। समझा, तो मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया कि किस तरीके से जर्नल एंट्री से बैलेंस शीट बनाया जाता है। तो सेम प्रोसीजर आप कहाँ पे यूज करोगे, बायबैक ऑफ शेयर के यूज करोगे। आराम से सॉल्व करोगे, बैलेंस शीट टैली होगा आराम से। ओके, इतना आराम से मत करना कि टाइम खत्म हो जाए थोड़ा स्पीड भी रखना इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो, सो वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरामाउंट लिमिटेड। तो ओनली अभी बैलेंस शीट डिस्कस नहीं करने वाला हूं, फटाफट से मैं ओनली एडजस्टमेंट डिस्कस करूंगा और कुछ नहीं। सो पैरामाउंट लिमिटेड के पास चले जाना और उसमें से कोई ऐसे ऊपर से एडजस्टमेंट देखेंगे जहां पे आपको लग रहा है कि सर एडजस्टमेंट बताओ तो बताऊंगा, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूंगा। राइट ऑफ फिक्स एसेट बाय 20%, 20% से एसेट कम करो, इजी है ना। सेंडिकेटर डिक्रीज बाय 15%, 50% से कम करो, लॉस हो जाएगा। रिड्यूस द वैल्यू ऑफ स्टॉक टू 55%, देखो यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है, रिड्यूस टू 55। यहाँ पे देखो पब्लिक क्या बोलता है, परसेंटेज दिया है ना 55% अप्लाई करेंगे, अरे नहीं, यहाँ पे रिड्यूस टू 55 है, तो रिड्यूस टू 55 मतलब रिड्यूस बाय कितना होगा बेटा 45। अरे क्लियर, समझा। उसके बाद क्या है, प्रेफरेंशियल डिविडेंड फॉरगो। अभी फॉरगो मतलब क्या, फॉरगो, वेव, रिमेंशन, 3 वर्ड आएंगे। क्या, फॉरगो, वेव, रिमेंशन, तीनों का मतलब क्या है, सेम है। प्रेफरेंशियल होल्डर के बोलते हैं कि एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड हम लोग माफ करते हैं। तो देखना ये प्रेफरेंशियल डिविडेंड रिकॉर्डेड लायबिलिटी का अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी वेव्ड हो रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस। उसके बाद क्या लिखा है, डायरेक्टर गिव टेम्पररी लोन। सर डायरेक्टर ने टेम्पररी लोन हम लोग को दे दिया, अरे डायरेक्टर ने टेम्पररी लोन दे दिया मतलब पैसा आएगा, यस और नो। ओके, तो डायरेक्टर गिव टेम्पररी लोन ऑफ रुपीज, कितना बोल रहे हो लोग। सो डायरेक्टर ने लोन दे दिया, कितने का लोन दे दिया बेटा, सॉरी मैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास चला गया, सिद्धांत लिमिटेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के पास जाएंगे, ठीक है, हमारे पास है सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। तो डायरेक्टर गिव क्या बेटा, टेम्पररी लोन ऑफ रुपीज 5 लाख, तो पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट, डायरेक्टर लोन इज ए गिवर। ओके, उसके बाद क्या ले, कंपनी सेटल्ड, सेटल का मतलब क्या होता है बेटा, पेड। कंपनी सेटल द लायबिलिटी ऑफ रुपीज 5,40,000, कौन सी लायबिलिटी बेटा, टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी देना कितना है, प्रोविजन फॉर टैक्स 5 लाख है, दिया कितना हमने 5,40,000 दे दिया, एक्स्ट्रा कितना दिया 40,000 दे दिया, तो आपके लिए क्या है, प्रॉफिट है कि लॉस है, लॉस है। देखो पैसा गया टू बैंक,
टू बैंक 5,40,000 प्रोविजन फॉर टैक्स। और ना वर्डिंग जो बैलेंस शीट में लिखा है ना वो वर्डिंग लिखना। ओके यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा है तो आप भी क्या लिखोगे, प्रोविजन फॉर टैक्स लिखोगे। आर क्लियर? तो कैंसिल करने के लिए आपको अच्छा गिरेगा क्योंकि सेम वर्ड है बैलेंस शीट में, सेम वर्ड जर्नल एंट्री में, तो प्लस माइनस करके बैलेंस शीट बनाना बहुत इजी है। आप खुद की वर्डिंग यूज करके खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि अब ये कैंसिल कहां से करूं। ओके तो वहां पे प्रोविजन फॉर टैक्स है तो आपको भी प्रोविजन फॉर टैक्स ये वर्ड यूज करना है। तो कुछ बच्चे यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी टू बैंक लिखते हैं, फिर यहाँ पे आ गया टैक्स लायबिलिटी, यहाँ पे आ गया प्रोविजन फॉर टैक्स, बच्चा बोलता है कैंसिल कहां पे करूं। क्लियर? इसलिए सेम वर्डिंग रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या बेटा, उसके बाद है हमारा कंपनी सेटल हो गया। उसके बाद एक्सपेंसेस, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस कितना बेटा 10,000, तो एक्सपेंसेस पेड है, क्या एंट्री आएगा, एक्सपेंस है तो लॉस है, डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस एंड बैंक मतलब कैशेस गोज आउट, एंट्री क्या बनेगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक। बोलो मेरे साथ हो। ओके उसके बाद क्रेडिटर्स क्या कह रहे, देखो सन्ड्री क्रेडिटर गिव रिमेंशन ऑफ 20%, रिमेंशन का मतलब क्या होता है, वेव 20% क्या कर रहे बेटा, माफ कर रहे हैं। और लिखा है कंपनी टू अलॉट 11% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड अप इन सेटलमेंट ऑफ हिज बैलेंस अमाउंट। देखो सन्ड्री क्रेडिटर का अमाउंट कितना है, 36 लाख रुपीस है। कहां से लिया सर आपने अमाउंट, ये है ना सन्ड्री क्रेडिटर, अमाउंट कितना बेटा 36 लाख, तो 36 लाख अमाउंट है, इसका 20% वेव्ड है बेटा, 36 लाख का 20% कितना आएगा 7,20,000। बैलेंस अमाउंट क्या करना है, बैलेंस अमाउंट सेम रखना है क्या पेड करना है, तो आगे वो लिखते हैं जो भी बैलेंस अमाउंट है उस बैलेंस अमाउंट का क्या करेंगे, कंपनी अलॉट क्या बेटा 11% प्रेफरेंस शेयर। तो जो बैलेंस अमाउंट है उसको हमने क्या इशू किया, 11% प्रेफरेंस शेयर इशू किया है ना। तो उसका एंट्री कैसे बनेगा, अभी देखो प्रेफरेंस शेयर आ रहा है कि जा रहा है, क्रेडिटर्स को प्रेफरेंस शेयर हम लोग दे रहे हैं तो जा रहा है, तो टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट साइड में आना चाहिए। अरे दिखाई दे रहा है, किसको जा रहा है पैसा बेटा, क्रेडिटर को, डेबिट द रिसीवर, हु इज रिसीवर, क्रेडिटर। अरे क्लियर? और यहाँ पे मुझे क्या हो रहा है बेटा 7,20,000 का प्रॉफिट हो रहा है, देखो लायबिलिटी वेव्ड हो रहा है बेटा, क्रेडिटर्स वेव्ड कर रहा है लायबिलिटी, तो मेरे लिए क्या बेटा प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो कहां पे जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जाएगा। चलो मेरे साथ हो। उसके बाद क्या बोला, 10% डिबेंचर्स आर कन्वर्टेड इनटू 13% डिबेंचर, 10% डिबेंचर 13% डिबेंचर में कन्वर्ट हो रहा है। अमाउंट कितना बेटा 1,60,000 फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब है कि डिबेंचर को अभी ₹1 भी एक्स्ट्रा देना नहीं है, 1,60,000 इज अ फाइनल अमाउंट। तो डिबेंचर को देना कितना है, सो 10% डिबेंचर का वैल्यू कितना है, बैलेंस शीट में चेक कर, तो 10% डिबेंचर का वैल्यू है बेटा 3 लाख, 3 लाख के बदले में कितना दे रहा हूं 1,60,000 दे रहा हूं, तो 3 लाख के बदले में 1,60,000 दे रहा हूं, प्रॉफिट कितने का हो रहा है बेटा 1,40,000 का हो रहा है। तो 10% डिबेंचर कम्स इन, 13% डिबेंचर गोज आउट, प्रॉफिट कितने का होगा 1,40,000। चलो मेरे साथ हो। उसके बाद क्या बेटा, इक्विटी शेयर टू बी रिड्यूस टू 2 ईच फुल्ली पेड अप, आपका जो इक्विटी शेयर है 10 से कितना हो गया ₹2 हो गया, सो 10 से 2 रिड्यूस 2 बोले ना बेटा, तो रिड्यूस 2 बोले मतलब प्रॉफिट कितने का हुआ ₹8 का हो गया, ये सा नो। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा, फुल्ली पेड अप लिखा है, मतलब जो नया शेयर है ₹2 का, उसका फेस वैल्यू पेड अप वैल्यू क्या है सेम है। फुल्ली पेड अप कभी बोल सकते हैं, फेस वैल्यू पेड अप वैल्यू क्या रहेगा सेम रहेगा। पेड अप वैल्यू ₹2 हो गया तो फेस वैल्यू भी कितना है 2, मतलब यहाँ पे शेयर से एक्सचेंज करना पड़ेगा, ओल्ड शेयर कम्स इन, न्यू शेयर गोज आउट, डिफरेंस गोज टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। यहाँ पे मैंने ऐसे दिखाया भी है ना, पुराना फेस वैल्यू रिड्यूस बाय 2 बराबर से कॉपी किया रहेगा, वहां पे कंटाला क्या रहेगा कॉपी करने के लिए, तो दिक्कत है। तो ऑब्वियसली ओल्ड शेयर कम्स इन ₹10, नया शेयर गोज आउट ₹2, डिफरेंस कहां पे जाएगा कैपिटल रिडक्शन। हमेशा एक शेयर एक डिबेंचर के वैल्यू का करना है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर करोगे वैल्यू मिल जाएगा। नंबर ऑफ शेयर कैसे आएगा, ये भी बच्चे भूल जाते हैं कैसे करना, 10 लाख डिवाइड बाय 10 करोगे नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा, अमाउंट कितना बेटा 1 लाख, मल्टीप्लाई 1 लाख करोगे अमाउंट आ गया। जाएंगे आगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या बेटा, नेक्स्ट है हमारा क्या बोला है प्रेफरेंस शेयर के बारे में, तो 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस टू कितना 1 लाख, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹2 ईच फुल्ली पेड अप। अब ये नया नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ है, सो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आएगा 2 लाख, तो नए हम लोग 2 लाख वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं। पुराना वैल्यू कितना है वो पहले चेक करना, पुराना वैल्यू कितना बेटा, तो 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू कितना है 7 लाख, 7 लाख के बदले में मैं कितना दे रहा हूं बेटा 2 लाख दे रहा हूं, तो प्रॉफिट कितना क्या हो रहा है 5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। ओल्ड शेयर कम्स इन 7 लाख, न्यू शेयर गोज आउट 2 लाख, डिफरेंस गोज टू कैपिटल रिडक्शन, अमाउंट कितना बेटा 5 लाख। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा राइट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड शेयर इशू एक्सपेंस, ये एडजस्टमेंट लिखा नहीं होता तो भी मैं खुद से करता। अरे क्लियर, क्योंकि हमारा मेन टारगेट क्या है, हमारा मेन टारगेट है इस लॉस को राइट ऑफ करना, इस फिक्टिशियस एसेट को राइट ऑफ करना। तो शेयर इशू एक्सपेंस एंड P&L ये दोनों भी एसेट
एसेट साइड में है, एसेट से राइट ऑफ हो रहा है तो मेरे लॉस है तो कैपिटल रिडक्शन कहां पे जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू शेयर इश्यू एक्सपेंसेस टू P&L। हाउ मच अमाउंट कितना है 40 एंड 3,50,000, सो 40 एंड 3,50,000 कितना अमाउंट है बेटा 3,90,000। अरे क्लियर। फिर आप क्या करोगे, प्लस माइनस करोगे या लेजर अकाउंट बनाओगे, है ना। तो कैपिटल रिडक्शन जहां पे डेबिट है तो डेबिट साइड में डाल देना। अभी कंफ्यूजन सर कहां पे होता है मालूम है, जहां पे इस तरीके से ट्रांजेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला ट्रांजेक्शन है तो ये कैसे पोस्ट करेंगे, ओके ये दिक्कत हो जाती है। सिंपल है बेटा, ये 1,40,000 इतना याद रखने का, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है, क्रेडिट साइड में कितना जाना चाहिए 1,40,000 जाना चाहिए। अरे सामने कुछ भी लिख रहे कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में पेपर चेक होता है अमाउंट से, याद रखना, ये थोड़ा बता रहा हूँ राइट। पेपर चेकर ना अंदर देखता नहीं है, पेपर चेकर का फोकस अमाउंट के ऊपर होता है, वो तो टिक करेगा। आप कितने भी पेपर देखो जब चेक करके मिलते हैं ना वो अमाउंट के ऊपर टिक करते हैं, अमाउंट के ऊपर टिक मतलब वो ऐसे टिक करेंगे, मतलब इधर टिक होगा। अरे समझ में आ रहा है, ये सही है मतलब सब सही है। अरे क्लियर, गलती आपका नसीब खराब है, अभी नसीब सबका अलग अलग हो सकता है ना, सबका नसीब एक साथ नहीं होता, तो नसीब खराब है तो अंदर चेक करेगा। अरे क्लियर, ओके। अभी इतना पता है 1,40,000 कहां पे जाना चाहिए, क्रेडिट साइड में जाना चाहिए, तो कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट साइड में लिख 1,40,000। और एक सिंपल सा दिमाग में याद रख, खुद के अकाउंट में खुद का, मतलब यहां पे तूने कैपिटल रिडक्शन लिख दिया तो समझ लेना कुछ तो गलती किया मैंने। खुद के अकाउंट में लाभ दिख रहा है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट यहाँ पे आपको दिखाई देगा तो समझ लेना कि गलती से हमने गलत पोस्ट कर लिया है। 1,40,000 क्रेडिट में तो क्रेडिट साइड में जाना चाहिए। सर ये नाम क्या लिखेंगे फिर, सिंपल है, अभी खुद के नाम के खुद का नाम नहीं आएगा, ओके अपोजिट लिखना है। कुछ बच्चे ये लिखते हैं, ये नहीं लिखना है बेटा, अपोजिट वाला अकाउंट। सामने अकाउंट कौन सा बेटा 10% डिबेंचर, ये वर्ड बाय है ना यहाँ पे, अरे पता है कि नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं होता मतलब क्या होता है बेटा बाय होता है, इसलिए तो बाय 10% डिबेंचर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। डेबिट साइड में 2, क्रेडिट साइड में बाय, समझा। मतलब हेडिंग में गलत करेगा कोई दिक्कत नहीं है, पर अमाउंट में गलत मत करना, क्योंकि ये गलत हो गया ना तो ये पूरा गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया तो ये गलत हो जाएगा। अरे क्लियर, समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग, हेलो यस और नो, ओके। तो ये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना बहुत इजी है, डेबिट का आइटम डेबिट साइड, क्रेडिट का आइटम क्रेडिट साइड, अपोजिट अकाउंट जो रहता है उसका नाम आपको लिख देना है, ओके। बैलेंस शीट में वापस यहाँ पे नहीं कर रहा, डन, ओके। सो अभी ना इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट हम लोग डिस्कस करेंगे, जो आपकी क्वेरीज है जो इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के पास आता हूँ, पैरामाउंट लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में आके गया हुआ क्वेश्चन है अक्टूबर 2006 में। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 5 जो है वो क्वेरी वाला एडजस्टमेंट है। तो वो कहते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, अभी जैसे आपने सन्ड्री क्रेडिटर रीड किया, आपको सन्ड्री क्रेडिटर के अमाउंट के पास जाना है। तो सन्ड्री क्रेडिटर का अमाउंट कितना बेटा 1,80,000 उसका अमाउंट है। सन्ड्री क्रेडिटर का अमाउंट कितना है 1,80,000 का अमाउंट है। तो सन्ड्री क्रेडिटर के पास आना 1,80,000, ओके। मैंने यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर के पास क्वेश्चन नंबर 2 ना है क्या मेरे पास, आई थिंक सो रहेगा, यस। सन्ड्री क्रेडिटर ये देखना, सन्ड्री क्रेडिटर 1,80,000 आ गया। उसमें से वो क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं 30% ऑफ द क्लेम इज वेव्ड, 30% वेव्ड, अभी किया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी सेम था, 30% वेव्ड, तो 30% वेव कर दिया, 1,80,000 का 30% निकाला कितना आ गया 54, बैलेंस कितना बचा 1,26,000। अभी देखो वहां पे क्या था, वहां पे फुल सेटलमेंट था, इसके पहले वाला क्वेश्चन था फुल सेटलमेंट, मतलब ये जो पूरा अमाउंट है उसका हमने एक ही कुछ तो उसको दे दिया। यहाँ पे वैसे नहीं है, यहाँ पे देखो पार्ट सेटलमेंट लिखा है ना, कि बोले एक्सेप्ट इक्विटी शेयर फॉर 30,000 इन पार्ट सेटलमेंट का मतलब पूरा पैसा नहीं दिया, कुछ अमाउंट हमने दिया, पार्ट मतलब आधा नहीं, ओके। सब बच्चों को लगता है पार्ट मतलब आधा, पार्ट मतलब आधा, कुछ अमाउंट देना उसको पार्ट, हाफ मतलब आधा, जब वर्ड हाफ आएगा मतलब आधा, पार्ट आएगा मतलब समथिंग अमाउंट। अरे क्लियर, पार्ट का मतलब है समथिंग अमाउंट। 30,000 हमने दे दिया, 30,000 का हमने क्या दिया बेटा 30,000 का हमने इक्विटी शेयर दे दिया, क्या दिया इक्विटी शेयर। तो आप देखोगे 1,26,000 है तो 30,000 का हमने क्या दिया इक्विटी। अरे पब्लिक का इंटरेस्ट ना इसमें बहुत होता है, सर 96 का क्या हुआ, अरे ये बैलेंस है बेटा, बैलेंस कहाँ पे जाएगा बैलेंस शीट में जाएगा, उसकी जनरेटी थोड़ी आएगी, वो तो प्लस माइनस करके पोस्ट हुआ ना। देखो ये दिखा देता हूँ, यहाँ पे बैलेंस शीट में गया 96,000, बनाया नहीं मैंने, यहाँ पे आपने बनाया रहेगा तो यहाँ पे 60,000 दिखाई देगा आपको, बैलेंस शीट बनाया क्या आपने, तो बनाया रहेगा तो आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ट्रेड पेबल में आपको ये 96,000 दिखाई देगा। आपको ये बैलेंस कुछ नहीं करना, ओके, आपको एंट्री उसकी यही पास करनी है। अब देखो एंट्री कैसे पास करना है, एंट्री कैसे पास करना है, यहाँ देखो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है 54 का प्रॉफिट हो रहा है, आपने कैपिटल में 54 डाल दिया। आपने क्या इशू किया बेटा इक्विटी शेयर इशू किया, तो क्रेडिट में आपने लिख दिया इक्विटी शेयर,
अरे ऐसा नो, तो डेबिट में किससे वजह से प्रॉफिट और किसको शेयर हमने इशू किया, क्रेडिटर्स, है ना। ये दोनों की टोटल करोगे 54 प्लस 30 कितना आएगा, 84। अरे समझा, ये 54 और ये 30 कितना आ गया, 84। ओके, 30,000 के हमने शेयर दे दिए और 54,000 का प्रॉफिट हो गया। डन। ओके, और कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 2 में तो एडजस्टमेंट उतना ही है। ओके, सो न्यू एडजस्टमेंट हम लोग देख रहे हैं टीवाई बैफ के पेपर में से नवंबर 2022। कौन से क्वेश्चन में है बोल? 3, हाँ क्वेश्चन नंबर 3, 5th नंबर एडजस्टमेंट, 3rd वाला एडजस्टमेंट। ओके, सो नंबर 3 एडजस्टमेंट रीड करना, आपके पास नोट्स नहीं रहेगा तो भी चलेगा, आप यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हो। तो क्या लिखा है देखो, पहले एडजस्टमेंट रीड करते हैं। तो क्या लिखा है 5th में, तो 5th एडजस्टमेंट है, नहीं 3rd एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। ओके, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन 8% डिबेंचर फॉर हाफ ईयर एंडेड, अंडरलाइन द वर्ड हाफ ईयर एंडेड। सो हाफ ईयर एंडेड 31st March 2018 हैज नॉट बीन येट प्रोवाइडेड। हैज नॉट बीन येट प्रोवाइडेड मतलब अभी तक इसका प्रोविजन हमने किया नहीं है, मतलब इंटरेस्ट अक्रूड हुआ बट ड्यू नहीं हुआ। अकाउंटिंग एंट्री हम लोग कभी पास करते हैं, अकाउंटिंग एंट्री पास करते हैं जब भी वो ड्यू होता है। ओके, ये अक्रूड हुआ है पर ड्यू नहीं हुआ है, तो हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड इन अबो बैलेंस शीट। वो कहते हैं कि इंटरेस्ट 6 महीने का अक्रूड हुआ है, ड्यू नहीं हुआ और बैलेंस शीट में अभी तक हमने रिकॉर्ड नहीं किया। हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड इन अ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में प्रोवाइड नहीं किया। द डिबेंचर होल्डर हैव एग्रीड टू रिसीव 50% ऑफ द इंटरेस्ट इन कैश। वो बोलते हैं कि 50% कैश हम लोग को अभी, 40% कैश अभी के अभी चाहिए, इमीडिएटली चाहिए, वो भी कैश में चाहिए। एंड प्रोविजन फॉर अ बैलेंस शीट इज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ओके, बहुत ही ईजी है। ओके, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होना चाहिए। मैं बता रहा हूं टीवाई बैफ के पेपर में से नवंबर 2022 के पेपर में था, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर, क्वेश्चन नंबर, एडजस्टमेंट नंबर क्या है वो, 3। आवाज नको है, गलती से टीवाई बीकॉम में आ गया तो बेनिफिट हो जाएगा। ओके, ऐसे ही शफल होते क्वेश्चंस और कुछ नहीं। ओके, आप देखना, पहले तो ये सोचना, पहले आपको ये सोचना है लायबिलिटी रिकॉर्ड है क्या अनरिकॉर्ड है। तो उन्होंने लिखा क्या है, वो कहते हैं कि ये जो लायबिलिटी है ना, हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड इन अबव बैलेंस, हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड इन अबव बैलेंस, मतलब जो बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी प्रोवाइड हमने नहीं किया है, हैज नॉट बीन प्रोवाइड। आप देखोगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आपको यहाँ पे कोई डिबेंचर इंटरेस्ट नहीं दिखाई देगा। ये जो इंटरेस्ट है सर, इंटरेस्ट है, पर ये कौन सा इंटरेस्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट है, डिबेंचर इंटरेस्ट नहीं है। मतलब ये लायबिलिटी क्या है, अनरिकॉर्ड है क्या रिकॉर्डेड है। तो आपका पूरा फोकस अभी अनरिकॉर्डेड के एंगल से होना चाहिए। अनरिकॉर्ड में 2 चीजें सिखाई थी मैंने, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी वेव्ड एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड। 3 चीजें बोली थी मैंने, सिखाई थी। कोई भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, एक तो पेड होगा, वेव्ड होगा, नहीं तो रिकॉर्ड होगा। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी वेव्ड हुआ तो नो एंट्री है, तो अभी 2 ही बचे। अरे ऐसा नो, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी वेव्ड है तो नो एंट्री है, अभी 2 बचे, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रिकॉर्डेड। अभी यहाँ पे क्या लिखा है, वो कहते हैं कि जो भी इंटरेस्ट है अमाउंट निकालेंगे, देखो कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, मतलब स्टेटमेंट पढ़ा वो समझा तो ही आप अमाउंट निकाल सकते हो। तो वो कहते हैं कि जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा, निकालेंगे कैसे आएगा, सिंपल है, उसका 40% इंटरेस्ट क्या करेंगे, इमीडिएटली पे करेंगे। अभी देखो ये लायबिलिटी क्या बोला आपने, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी बोला, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड हो रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस। अरे याद है ना, कोई भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड करो लॉस होगा तो एंट्री क्या बनेगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक। पैसा जा रहा है ना बेटा, हेलो, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक, 40% अमाउंट कैसे निकालें बाद में देखना है। उसके बाद होता है बैलेंस, जो भी 60% बचा वो क्या करना है, बैलेंस टू बी मेड इन अ बुक्स ऑफ अकाउंट। मेड इन अ बुक्स ऑफ मतलब रिकॉर्ड करो, मतलब क्या ये आ रहा है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रिकॉर्ड करो। अच्छा, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रिकॉर्ड किया तो लायबिलिटी बढ़ जाएगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, लॉस, तो कैपिटल रिडक्शन कहां पे जाएगा, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड में उस एसेट का नाम, सॉरी उस लायबिलिटी का नाम अक्रूड इंटरेस्ट, तो एंट्री क्या बनेगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अब इस 2 एंट्री को कंबाइन करो, एक पेड वाली एंट्री, एक रिकॉर्ड वाली एंट्री। पेड वाली एंट्री में आपने बोला कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक, यहाँ पे एंट्री बोला कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। कंबाइन करोगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, खत्म।
समझ में आ रही? इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। मैंने बोला ना, जितना मैंने पढ़ाया है स्टार्टिंग में, जो जर्नल एंट्री बताया, जर्नल एंट्री जितना बताया उसमें से ही आएगा। ओनली आपका दिमाग चलना चाहिए। चाबी सब आपकी है, ताला वो लोग देंगे, चाबी कौन सी लगानी है आपके हाथ में है। अरे क्लियर हो गया? हम लोग को लगता है कि चाबी नहीं है हमारे पास, सब मैंने सिखाया है। यहाँ पे देखना, तो भी इसके वर्किंग दिखा रहा हूं, वर्किंग कैसे आएगा बेटा। वर्किंग देखो, अभी अक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना परसेंट अक्रूड है? देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मुझे पता चलेगा सर। सर कहां पे पता चलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट? ये देखो ना सर, ये 8% डिबेंचर लिखा है। अमाउंट कितना बेटा? 2 लाख। इतना तो पता है कि 2 लाख अमाउंट के ऊपर 8% अप्लाई करना है। अरे ये तो पता है ना बेसिक। तो मैं बोलूंगा 2 लाख के ऊपर 8%। पर सर उन्होंने बोला है ये इंटरेस्ट जो है ना पूरे साल का नहीं है अक्रू, उन्होंने लिखा है हाफ ईयरली एंडेड, ऐसे लिखा हुआ है। कहां पे लिखा है बेटा? ये देखो, हाफ ईयरली एंडेड ना। तो डिवाइड बाय क्या करूं? मल्टीप्लाई बाय 6/12 करूं? चल बोल दे। हाँ 8000 आ गया। ओके अभी 8000, ये 8000 जो आ गया है, उस 8000 को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 2 पार्ट्स। ये हो गया 40% और ये हो गया 60%। 40% उन्हें दिया हुआ है, 40% क्या करे बोल रहे पेड करो, और 60% क्या करो? रिकॉर्ड करो ना, रिकॉर्डेड है ना। तो मुझे बताओ इसका 40% कितना है? करे 3000, और ये कितना आएगा? 4800। फिर सोचना ये लाइबिलिटी कौन सी लाइबिलिटी है बेटा? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। और जब अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आप पेड करते हो तो भी आपको लॉस होता है, और रिकॉर्ड करते हो तो भी आपको क्या होता है? लॉस ही होता है। तो इसका एंट्री कैसे आएगा? इसका एंट्री आएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक। सर हमने इंडिविजुअल एंट्री पास कर चलेगा? चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पास करना यही इंपॉर्टेंट बात है। सो 3200 डेबिट, 3200 क्रेडिट। और यहाँ पे कैसे आएगा? अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी आप रिकॉर्ड करोगे तो कैपिटल रिडक्शन कहाँ पे जाएगा? डेबिट में जाएगा। इट इज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट कितना? 4800, और 2 उस लाइबिलिटी का नाम लिखो। क्या लिखना है? अक्रूड या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लिखा तो भी चलेगा। 2 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, हाउ मच अमाउंट? 4800। जैसे आप रिकॉर्ड करोगे तो ये कौन सा बैलेंस है बेटा? क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस है मतलब कहाँ पे जाएगा? लाइबिलिटी में जाएगा। अभी लाइबिलिटी में कहाँ पे जाएगा? तो लाइबिलिटी में 3 हेडिंग है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, नॉन करंट एंड करंट। तो कहाँ पे जाएगा? करंट। करंट में कहाँ पे जाएगा? अदर करंट लाइबिलिटी। सो पोस्टिंग करते समय ये कहाँ पे जाएगा? OCL, अदर करंट लाइबिलिटी। समझा? क्लियर? डन? ओके सो नेक्स्ट हम लोग क्वेरी लेंगे जहां पे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, उमेश लिमिटेड वाला क्वेश्चन है। जिनके पास बुक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां से देख लेना। जो एडजस्टमेंट है, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट डिस्कस कर रहा हूं मैं, यहाँ देखना। सो एडजस्टमेंट लिखा है, प्रेफरेंस शेयर आर टू बी कन्वर्टेड इनटू 13% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच विद रिगार्ड टू देयर 80% ड्यू। बोलते 80% जो ड्यू रहेगा, जो भी प्रेफरेंस शेयर का ड्यू है। अभी ड्यू मतलब क्या? ड्यू मतलब जितना पैसा डिबेंचर जितना पैसा प्रेफरेंस को देना है, अमाउंट पेएबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उसको क्या कहते हैं बेटा? ड्यू कहते हैं। इंक्लूडिंग अरियर्स ऑफ डिविडेंड। ओके, उसका 80% आप क्या करना? उस 80% को देना 13% डिबेंचर, और जो बैलेंस बचेगा, जो भी 20% बैलेंस बचेगा, उसको क्या देना बेटा? इक्विटी शेयर दे देना। अभी इसकी एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? ऑलरेडी आपने किया है तो भी इसमें वर्किंग थोड़ा करके बताता हूं कैसे है। हमारे बुक से कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6, एडजस्टमेंट नंबर 2। ओके, तो अभी देखना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को देना कितना है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को देना कितना है बेटा? सो वी कैन से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को देना कितना है, फटाफट से बोलो। तो आपको बैलेंस शीट देखना पड़ेगा सर। सो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है बेटा? तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारा 6 लाख रुपीज है। तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 6 लाख रुपए आ गया। इज इट क्लियर? उसके बोलते हैं ड्यू, जो जितना भी अमाउंट ड्यू है, जितना भी अमाउंट ड्यू है उसमें क्या इंक्लूड होना चाहिए? अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड होना चाहिए, बराबर ना। तो आपको देखना पड़ेगा कितने साल का अरियर है, नीचे रीड करना।
और ये सब प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का अमाउंट दिया हुआ है कितना बेटा 1,20,000। पर देखो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करना, एक लायबिलिटी रिकॉर्डेड है और एक लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड है। 6 लाख रिकॉर्डेड है, बैलेंस शीट के अंदर है, 1,20,000 बैलेंस शीट के नीचे है। एक लायबिलिटी रिकॉर्डेड है, एक लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड है। टोटल कितना आएगा बेटा 7,20,000। ओके, उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। देखो यहाँ पे कोई कम नहीं हो रहा है बेटा, पर वो कह रहा है कि जितना भी अमाउंट ड्यू है उसका कितना परसेंट 80% क्या करना 13% डिबेंचर में कन्वर्ट करना। कितना परसेंट 80%। तो 7,20,000 का 80% कितना आएगा 5,76,000। कितना आएगा 5,76,000 और इसका 20% कितना आएगा इट इज 1,44,000। और यस और नो इट इज 1,44,000। ओके, अभी ये 5,76,000 का क्या देना है बेटा 5,70,000 का देना है 13% डिबेंचर देना है। कितना देना है 13% डिबेंचर देना है। और बैलेंस का क्या देना है बेटा इक्विटी शेयर्स देना है। तो यहाँ पे तो एंट्री बन गया बेटा, है ना। इक्विटी कैसे बना देखो आप, क्या यहाँ पे ये न्यू शेयर जा रहा है ना बेटा, ये जा रहा है मतलब कहाँ पे लिखना चाहिए क्रेडिट साइड में लिखना चाहिए। 13% डिबेंचर्स कितना जा रहा है बेटा 5,76,000 टू इक्विटी शेयर्स कितना बेटा 1,44,000। किसको जा रहा है प्रेफरेंस शेयर को जा रहा है। टू यहाँ पे आएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना बेटा 6 लाख। अभी मुझे बताओ ये लायबिलिटी जो है ये रिकॉर्डेड है क्या अनरिकॉर्डेड है अनरिकॉर्डेड। और जब अनरिकॉर्ड लायबिलिटी आप पेड करते हो या उसके बदले कुछ ना कुछ तो देते हो तो आपको प्रॉफिट होता है क्या लॉस होता है लॉस होता है। तो लॉस होता है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कहाँ पे जाएगा डेबिट साइड में जाएगा। कितना 1,20,000। समझा। तो ये हो गया 6 लाख, ये हो गया 1,20,000, ये हो गया 5,76,000, ये हो गया 1,44,000। समझ में आ रहा है। ओके, अभी सर कुछ बंदे बोलते सर इसका नंबर भी निकाल के बताओ सर। नंबर अभी यहाँ पे नंबर मतलब क्या, एक शेयर कितने का 100 का है ना, तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितना आएगा। तो सिंपल है रे 5,76,000 डिवाइड बाय 100 कर देना, तो 5,760 डिबेंचर आ गया। सर इक्विटी का भी बताओ। देखो इक्विटी का आप देखोगे, इक्विटी का फेस वैल्यू 100 है, पेड अप वैल्यू कितना 50। तो यहाँ पे पब्लिक गलत करता है, डिवाइड करते समय हमेशा अमाउंट रहेगा तो डिवाइड करते समय इशू प्राइस नहीं तो पेड अप वैल्यू करना है। तो यहाँ पे अमाउंट कैसे आएगा 1,44,000 डिवाइड बाय 50। तो 1,44,000 डिवाइड बाय 50 इज हाउ मच 2,880 शेयर्स। 2,880 शेयर्स। समझा। डन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में से क्वेरी था जो हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। यहाँ पे देखना। सो एक टीवाई बैफ में से एक और एक क्वेरी ले रहा हूँ, मतलब दिखने के लिए छोटा है बट एग्जाम में आ गया तो एक दो तो मिस्टेक अच्छी तरीके से हो सकती है। टीवाई बैफ 2019 के पेपर में से जस्ट लिख रहा नहीं हूँ, मुझे आप ओनली बताना है कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आया था। देखो बैलेंस शीट देखो उन्होंने कैसे दिया है। बैलेंस शीट कभी कभी ना वो लोग वर्टिकल फॉर्म में देते हैं। कैसे देते हैं वर्टिकल फॉर्म। अभी देखो इसके प्रेजेंटेशन देखो कैसे है। उन्होंने जो बैलेंस शीट दिया उसका पूरी बैलेंस शीट नहीं दिया, इन्फॉर्मेशन दिया है। पर हम लोगों को आदत कैसी है हॉरिजॉन्टल की। एग्जाम में वर्टिकल आ गया तो पब्लिक उधर ये नहीं सिखाया, अरे बैलेंस शीट ओनली वर्टिकल की है। अरे समझा। अभी तो इन्होंने वर्टिकल भी नहीं किया, इन्होंने सिलेक्टेड आइटम दिए। समझ में आ रहा है। देखो ना टैली नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे वो लोग बैलेंस शीट पूछ रहे बेटा, पूछ रहे बैलेंस शीट। मुझे अजून मजा है, मतलब रिवाइज बैलेंस शीट भी बनाओ। ओके, अभी ये सम कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो इस केस में आपको कैसे सॉल्व करना है। इस केस में आपको बैलेंस शीट को दो मतलब डिवाइड करना है। पहले तो ये पता होना चाहिए कौन सा आइटम कहाँ पे जाएगा। प्रेफरेंस शेयर क्या एसेट है क्या लायबिलिटी है, लायबिलिटी है। इक्विटी शेयर कैसे है लायबिलिटी। डिबेंचर क्या है लायबिलिटी। बैंक लोन क्या है, क्रेडिटर्स क्या है। ओके, कैश क्रेडिट क्या है लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट इज ए लायबिलिटी। गुडविल क्या है एसेट। लैंड क्या है एसेट। प्लान क्या है रिसीवेबल एसेट। इन्वेंटरी एसेट। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस फिक्टिशियस एसेट। कौन सा एसेट फिक्टिशियस एसेट। फिर क्या करोगे आप एक ऐसे एक बैलेंस शीट बनाओगे रफली। सर ऐसे इस क्वेश्चन पेपर की ओर बनाएंगे नहीं, ऑफिशियली बनाएंगे।
क्वेश्चन पेपर के ऊपर नहीं बनाना, आंसर शीट के ऊपर बनाना, जो बना रहे हो उसका मार्क्स मिलना चाहिए। क्लियर? फिर क्या करना है, एसेट का आइटम असेट साइड डाल देना है, लाइबिलिटी का आइटम लाइबिलिटी साइड डाल देना है। फॉर एग्जांपल अभी मैं डायरेक्ट अमाउंट डाल रहा हूं, ये 4 लाख, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, 15 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 2,50,000, बस इतना ही है ना, बराबर ना। 4 लाख, चेक करो, 4 लाख, 15 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 15 लाख एंड 2,50,000, करेक्ट है। फिर गुडविल कितना बेटा, गुडविल इज 1 लाख, लैंड इज 2 लाख, टोटल करते जाना, 12 लाख। एक जन लाइबिलिटी के टोटल करो, एक जन एसेट के टोटल करो, 12 लाख, जरा जल्दी खत्म हो जाएगा। ये 5 लाख, एक मिनट, 5 लाख, ये 30,000, ये 6 लाख और ये 70,000 है ना। तो अब इसके टोटल मार दे, लाइबिलिटी का टोटल ज्यादा रहेगा डेफिनेटली, कितना, 46 लाख का डेबिट लाइबिलिटी है, 46,50,000, तो ये 46,50,000 लाइबिलिटी का टोटल है। एसेट का टोटल कितना है, 20, ओनली 27, पक्का, तो 27 लाख। अभी आप देखना, अब बैलेंस शीट तो एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट टैली नहीं है, तो आप रिवाइज बैलेंस शीट कैसे बनाओगे। अभी इसमें क्या आएगा बेटा, डिफरेंस आएगा, क्या आएगा, डिफरेंस। अभी डिफरेंस कितना आ रहा है, सो 46 लाख 50 माइनस 27 लाख कितना आ रहा है, 19 लाख 50। एग्जाम में जो से चिल्लाओगे सब में मिस्टेक है, तो बोलेगा सब में मिस्टेक नहीं है, तेरे नॉलेज में मिस्टेक है। ये जो 19,50,000 है ना, वो क्या है बेटा, 19,50,000 ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। हमेशा इंटर रिकंस्ट्रक्शन में पीएनएल होता ही है, और इस समय उन्होंने पीएनएल दिया नहीं है, तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्या है बेटा, डेबिट बैलेंस, मतलब ये क्या बेटा, लॉस है। एक एडजस्टमेंट भी रहेगा, देखो, लॉस शुड बी रिटर्न ऑफ, लॉस याद है ना, लॉस हम लोग क्या कर देते हैं, लिखा देखो, ऑल फिक्टिशियस एसेट, 7 नंबर एडजस्टमेंट में, ऑल फिक्टिशियस एसेट, ऑल इनटेंजिबल एसेट, ऑल डाउटफुल डेट, डाउटफुल एंड लॉसेस दिखाई दे रहा है, वेयर टू बी रिटर्न ऑफ। तो लॉसेस मतलब ये भी रिटर्न ऑफ होगा, ये डाउटफुल डेट भी रिटर्न ऑफ होगा, ये रिटर्न ऑफ होगा, ये रिटर्न ऑफ होगा, और क्या बेटा, गुडविल ये रिटर्न ऑफ होगा, और ये 19,50,000 भी क्या हो जाएगा, रिटर्न ऑफ हो जाएगा। तो उसका एंट्री कैसे बनेगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल, टू डाउटफुल डेट, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आ रहा है क्या होगा, आपने समझो ये बैलेंस शीट नहीं बनाया तो ये स्किप हो गया, ये स्किप हो गया मतलब इंटर स्किप हो गया, इंटर स्किप हो गया मतलब सीआरआर गलत हो गया, सीआरआर गलत हो गया तो बैलेंस शीट तो बनना ही नहीं है आपका। समझ में आ रहा है। और फिर क्या करोगे, प्रेशर कभी आएगा पता है, शुरुआत में हम लोग उधार यार चल इजी क्वेश्चन है लिखते करते करते, और बॉटम में आके देखते, पहले बॉटम रीड नहीं करते हमेशा, पहले पूरा सम करते फिर रीड करते, अच्छा ये बनाना था। ओके, जब भी आप ये पढ़ोगे ना, मतलब आपने जर्नल एंट्री बना दिया, कैसे वैसे बना दिया जर्नल एंट्री, बाद में रिवाइज बैलेंस शीट बनाने के लिए जाओगे ना, तब दिक्कत आएगा, अरे यार कैसे बनाऊं। समझ में आ रहा है। ओके, तो ये अच्छा खासा क्वेश्चन है, तो देख के जाना। और देखो मुझे मैं बताने वाला था एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या है, देखो, ऑल पार्टली पेड अप शेयर वेर कॉल्ड अप एंड पेड अप बाय ऑल शेयर होल्डर। पार्टली पेड अप मतलब दिखाई दे रहा है ऊपर, 100 रुपीज का शेयर है, 80 है, तो ये शेयर क्या है, पार्टली पेड अप है, उसको क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो कॉल का एंट्री क्या आएगा, वहां पे देखो आप एक तो कंबाइन एंट्री पास कर सकते हो, नहीं तो दो अलग अलग एंट्री, बायबैक में देखो 2 एंट्री मैंने लिख के दिया है, ऐसे मत बोलना नहीं दिया है। कॉल मनी ड्यू, कॉल मनी रिसीव्ड, आपको चाहिए तो कंबाइन में आप एंट्री पास कर सकते हो। कॉल मनी ड्यू का एंट्री क्या आता है, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कॉल मनी रिसीव्ड बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। ओके, नंबर ऑफ शेयर कितना, 5000 मल्टीप्लाई बाय 20, शेयर क्या हो जाएगा बेटा, फुल्ली पेड अप बन जाएगा।
आपको दो एंट्री अलग अलग पास नहीं करनी तो आप एक कंबाइन एंट्री पास कर सकते हो। क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना? 5000 मल्टीप्लाई 20। यार क्लियर? ओके, यहाँ पे शेयर हमारा फुल्ली पेड अप बन गया। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में क्या गया? अभी शेयर फुल्ली पेड अप है, अभी शेयर 80 नहीं है सर, शेयर क्या हो गया? 100 हो गया। आगे लिखते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर वे रिड्यूस बाय 40 पर शेयर, ओके, एंड इक्विटी शेयर रिड्यूस बाय 4 रुपीज पर शेयर। अरे दिखाई दे रहा है? तो अभी ये रिड्यूस हो गया, तो रिड्यूस हो गया और यहाँ पे ऐसे लिखा भी नहीं है सर क्या कि शेयर फेस वैल्यू रिमेन सेम है क्या नहीं है, तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे? दोनों भी चेंज हो गया, तो उसका एंट्री कैसे आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन। पर यहाँ पे अमाउंट कैसे आएगा वो इंपॉर्टेंट है। ओल्ड शेयर 100 रुपए पकड़ना बेटा, 80 नहीं पकड़ना, बिकॉज शेयर क्या हो गया? फुल्ली पेड अप। प्रॉफिट कितना? 40, नया शेयर कितना? 60। समझ में आ रहा है? बाकी ऐसा एडजस्टमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। यही एक है, ये वाला ट्रैप है कि यहाँ पे आप अटक जाओगे। ओके, थर्ड वाला पब्लिक कह रहा है, थर्ड वाला क्या रहे? अभी पब्लिक स्प्लिट डर के डर रहा है। स्प्लिट क्या लिखा है? पढ़ा ही नहीं हमने स्प्लिट। और स्प्लिट मतलब सब डिवीजन, स्प्लिटिंग मतलब तोड़ना, सब डिवीजन ऑफ शेयर। अरे समझ में आ रहा है? ओके, नाम अलग अलग, काम एक ही है उसका। ओके, शेयर को तोड़ना है। सब डिवीजन स्प्लिटिंग का मतलब सेम होता है। अभी क्या लिखा है यहाँ पे देखो, इक्विटी शेयर वे स्प्लिट बाय 1 रुपीज पर शेयर पोस्ट ऑफ द अबो रिडक्शन। मतलब क्या? शेयर पोस्ट द अबो रिडक्शन। पोस्ट द अबो रिडक्शन का मतलब है रिडक्शन होने के बाद क्या किया? शेयर को हमने स्प्लिट किया। अभी देखो पुराना इक्विटी शेयर कितना था? पुराना इक्विटी शेयर का वैल्यू कितना? 10। रिड्यूस कितने से हुआ बेटा? इज रिड्यूस टू 4। इक्विटी शेयर रिड्यूस टू 4, तो ये कैसे बनेगा? ओल्ड शेयर कम्स इन 10। अरे ओल्ड शेयर कम्स इन 10। न्यू शेयर कितने का है? प्रॉफिट कितने का है? रिड्यूस टू 4 है, मतलब प्रॉफिट कितने का बेटा? 6। नया शेयर कितने का है? 4। हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स? तो वी कैन से 1,50,000। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1,50,000। क्या करो, समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1,60,000, 10 मल्टीप्लाई बाय 1,50,000। नया शेयर कितने का है बेटा? नया शेयर कितने का है? रिड्यूस टू 4 है ना, सो रिड्यूस टू 4 है तो नया शेयर कितने का है? 4 रुपीज का है। तो 4 मल्टीप्लाई 1,50,000। प्रॉफिट कितने का है बेटा? 6 रुपीज का है। ये देखो, ओल्ड शेयर कम्स इन, न्यू शेयर गोज आउट, कैपिटल रिडक्शन यहाँ पे जाएगा। ऐसी एंट्री बनेगी। अमाउंट बताओ बेटा। ये रहेगा 15 लाख। 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 4 इज हाउ मच? इट इज 6 लाख। एंड 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 6 बोलना 9 लाख है। ओके, फिर क्या करना बेटा? ये पहला वाला एंट्री हो गया, मतलब एंट्री नंबर मैं कह रहा हूं सेकंड नंबर एंट्री, ये सेकंड नंबर एंट्री का है। अभी रीड करना एंट्री नंबर थर्ड। थर्ड में स्प्लिट हो रहा है बेटा। मैंने क्या बोला? स्प्लिट हो, डिवीजन हो, सब डिवीजन हो या कंसोलिडेशन हो। ओल्ड शेयर कम्स इन, न्यू शेयर गोज आउट का एंट्री पास करना है। इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर। अरे यस और नो? ओके, ये आपका ओल्ड है, ये न्यू है। अमाउंट कौन सा लेने का? ये नया वाला। अभी 6 लाख, 6 लाख। देखो आपका बैलेंस शीट तो टैली होगा ही। ओके, नंबर में कैसे होगा सर? ये पुराने शेयर कितने थे? तो 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 4 था। नया कितने का होगा? ये 6 लाख है। एक शेयर कितने में स्प्लिट करना है? लिखा है देखो, 1 शेयर स्प्लिट करना है कितने में? 1 रुपी पर शेयर। तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 1, तो नंबर ऑफ शेयर कितने बन जाएंगे? 6 लाख शेयर। और सब डिवीजन में नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज होता है। पहले शेयर कितने थे? 1,50,000। नए शेयर कितना है? 6 लाख। समझा? स्प्लिट मतलब सब डिवीजन। ओके, और कुछ बोलो। ठीक है, सो यहां पे हम लोग वाइंड अप करेंगे फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। याद देखो, टीवाई बीकॉम के लिए 2 क्वेश्चन आएंगे, 10 और 20। टीवाई बैफ के लिए एक क्वेश्चन आएगा 15। ओके, जब 15 और 20 मार्क्स के लिए आएगा तो वहां पे जर्नल एंट्रीज, बैलेंस शीट, ये दोनों भी पूछेंगे। ओके, 10 मार्क्स के लिए आएगा टीवाई बीकॉम के लिए, तो ओनली दे आस्क ओनली जर्नल एंट्रीज। क्लियर? समझा? ओके, तो बराबर से ये चैप्टर को हैंडल करना। ओके, सो फिलहाल हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर दें।